अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ में रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज नजमुस्सा की उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। हफ्ते का आगाज़ है तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ और नई उम्मीद के साथ और नए जज्बात के साथ आगाज़ करें। आई नो कि आपका वक्त जैसा भी गुजरा होगा, लास्ट वीक जैसा भी गुजरा, लेकिन ये वाला हफ्ता दुआ है कि आप लोगों का अच्छा गुजरे और वीकेंड भी आई होप कि आप लोगों ने एंजॉयमेंट की होगी। बेशक आपने क्या किया मैंने तो वीकेंड बहुत इंजॉय किया क्योंकि मैंने ये वीकेंड जो है वो कम्प्लीटली घर पे गुजारा, अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा। तो ये मेरे लिए एक बेहतरीन चीज़ थी क्योंकि यूजुअली टाइम नहीं मिलता कि आप घर वालों को या फैमिली को टाइम दो, लेकिन इस बार मैंने ये तहिया किया था कि इस बार मैं सारा का सारा वीकेंड जो है वो घर पे गुजारूंगी और अपने जितने भी नामुकम्मल काम है उनको मुकम्मल करूँगी। और साथ ही साथ मौसम की कुछ बात करें तो मौसम बहुत अच्छा सूरत हाल में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले तकरीबन 3-4 दिनों से इस्लामाबाद की बात की जाए तो बारिशें होने के बाद अभी भी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और मौसम बहुत खुशगवार हो गया। जो हब्स का एक ज़ोर था वो टूट चुका है। अब दिन के वक्त धूप सख्त होती है क्योंकि ये कहा भी जाता है कि ये भादों की या सितंबर की धूप सख्त होती है, लेकिन रातें आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लग जाती हैं और घर के अंदर भी पंखे के नीचे भी सुकून मिल जाता है। पहले वो जो फैक्टर था पिछले 1.5-2 महीने से कि वो हब्स का सख्त एक मौसम था और उसमें हर वक्त जो थी ना कपड़े पहनने का सुकून है, ना उठने बैठने का, ना खाने पीने का, ना कहीं आने जाने का, ना बंदा बाहर ट्रैवल कर सकता था। लेकिन अब आप लोग खुली फिजा में शाम को बैठ के अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक और प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों ने फेस की, जिसके ऊपर हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और उसके बाद इक़दाम का उन्होंने जायज़ा भी लिया और मीटिंग्स भी शुरू होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के जायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दाम मुरतब करने के लिए हिदायत करते हुए आइंदा 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। बेहतरीन बात है और इसके साथ ही हमारे पास एक पैकेज भी है जिसके ऊपर इसमें पूरी जो है वो तफसील दी गई है और इकरामुल्लाह महसूस साहब का पैकेज आइए वो देखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में बिजली के बिलों में इजाफे पर हंगामी इजलास का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को बिजली के शोबे के मसाइल, जायद बिलों के हवाले से तफसीलात, बिजली चोरी और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज और ट्विटर बयान में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बिजली के जायद बिलों में कमी के लिए ठोस इक़दाम मुरतब करने की हिदायत करते हुए कहा कि इस हवाले से आइंदा 48 घंटों में रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने कहा कि आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए वजारत तवानाई और खजाना को लाहिया अमल बनाने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिमीन को मुफ्त यूनिट्स के मामले पर भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वो जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। ऐसे इकदाम उठाएंगे जिससे मुल्क की खजाने पर अजाफी बोझ न हो और सारिफीन को सहूलत मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वजीर आजम उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। निगरान वजीर आजम ने हिदायत की कि मुतल्लिका वजारतें और मुतल्लिका इदारे मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल तफसील फराहम करें। उन्होंने जोर दिया कि वो आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं। वजीर आजम हाउस और पाक सेक्रेटेरिएट में बिजली का खर्चा कम से कम किया जाए। इस हवाले से अगर उनके कमरे का भी एसी बंद करना पड़े तो बेशक बंद कर दें। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली की बचत के इकदाम के रिफाज और जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़ीर आला के साथ तफसीली मशावरत की जाएगी। उन्होंने तकसीम कार कंपनियों को बिजली चोरी की रोकथाम का रोडमैप पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि बिजली के शोबे की इस्लाहात और कलील वस्त और तवील मुद्दती प्लान जल्द अज जल्द पेश किया जाए। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में इजाफे पर हंगामी इजलास के दूसरे दौर में ठोस इक़दामात और मनसूबा पेश करने की हिदायत की। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ये बेहतरीन कदम था एंड वी होप कि जिस तरीके से इक़दाम लिए जा रहे हैं इसी तरीके से जो है आवाम को मजीद रिलीफ भी दिया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं अपनी खबरों के सिलसिले की तरफ और आपको बताते चलें कि सऊदी अरब ने जो है वर्क वीज़ा जो है उसमें एक मज़े की इनोवेशन भी किया और एक मज़े की इंट्रोडक्शन भी किया और वो ये है कि टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा जो है वो मुतारिफ़ करवाया है, यानी आर्जी वर्क वीज़ा की पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है। और इस पॉलिसी के तहत ये हो सकता है कि 3 माह के लिए जो है कोई भी कंपनी आपको बुलाएगी और अगर आपको उस कंपनी को ये बेहतर लगता है तो मज़ीद आपकी वो जो 3 महीने का प्रोसेस है उसको जो है वो 3 महीने मज़ीद जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए मुफीद भी है क्योंकि पहले लोग क्या करते थे कि 3 महीने का विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई करते थे, वहाँ जाते थे, अपने लिए कोई जॉब ढूंढते थे और उसके बाद जो है वो
मज़ीद जो है वो उसको एक्सटेंड करते थे, लेकिन अब 3 मंथ्स का जो यानी 3 महीने का जो टेन्योर है इसमें आप जो है वो वर्क वीज़ा लेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब किस तरीके से डेली की बुनियाद पर टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वीज़ा पॉलिसी हो, उसमें तब्दीली ला रहा है। और उसकी वजह यही है कि इतनी एक मुल्क में और एक नेशनल पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि और सऊदी अरब डेफिनेटली अब हर किसी की ज़ुबान पर उस मुल्क का नाम है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो तरक्की जो है बहुत होने वाली है वहाँ पर, अभी से काम जारी है। आई होप कि उसके सम्राट पाकिस्तान में मौजूद लोगों को भी मिलेंगे और पाकिस्तानी जो बेशुमार इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं उनको भी उससे इस्तेफादा होगा। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं ब्रिटिश के एक म्यूज़ियम का, जहाँ पर लाखों पाउंड मालियत के तकरीबन 2000 से ज़ायद आइटम्स जो हैं वो चोरी हो गए हैं। ये कीमती नवादरात थी, जवाहरात थे और गुमशुदा चीज़ें थी जिनकी कुल कीमत मिलियन पाउंड्स थी। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि लापता चोरी या नवादरात को नुकसान पहुंचा और इस सिलसिले में स्टाफ के एक नामालूम रुकन को बरतरफ भी कर दिया गया है। म्यूजियम ने वाज़ह किया है कि कितनी अशिया चोरी की गई हैं। ये गुमशुदा आइटम्स जो हैं उनकी तफसीलात के मुताबिक 1000 से 2000 के करीब हैं, जिनकी मालियत पाउंड्स में बताई जाती है। अब ये आप लोगों को बताएं कि जो ब्रिटिश म्यूजियम में चीज़ें थीं जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये गैलरीज के अंदर नहीं रखी गई थी, ये स्टोर रूम में थी और इनका मकसद था रिसर्च करना, और रिसर्च और एकेडमिक वर्क के लिए तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती थी। अब पुलिस ने कर ली है तफ्तीश अपनी शुरू। 15वीं सदी कबल मसीह की ये चीज़ें थी जो 15वीं से 19वीं सदी तक मौजूद थी वहाँ पर दुनिया में चीज़ें, वो उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में रखी थी और इसमें बहुत सारी कीमती अशिया मौजूद थी। बिल्कुल, इसके ऊपर अभी तहकीक जारी है एंड वी होप कि जल्द से जल्द जो है वो रिकवर हो सके, ताकि वो ही जो सिलसिला जो था वो दोबारा जारी हो रिकवर होगी या फिर कुछ अरसे बाद हमें इस पे मूवी देखने में मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक नॉवल पढ़ रही थी तो उसमें भी इसी तरीके से डिफरेंट म्यूजियम से चीज़ें चोरी होती हैं। तो मुझे वो सारी स्टोरी रिकॉल होगी कि किस तरीके से जो है कौन सा चोरी का तरीका इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बेहतरीन तरीका था। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो थी। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और खबर भी है जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग खबर ये है कि स्विट्जरलैंड में भी एक चोरी हुई है, अनोखी वारदात है। वो ये है कि बड़ी ही ऊंचाई से ये चोरी की गई है। 2350 मीटर की ऊंचाई से डोनेशन बॉक्स की चोरी हो गई है। जी हाँ जी, ये एक डोनेशन बॉक्स है। इस बॉक्स तक पहुंचने के लिए स्टील की तारों पर चढ़े और फिर क्लाइंबिंग करके उसके बॉक्स तक पहुंचने में कामयाब हुए। सो हर चोरी के पीछे भी माइंडसेट होता है। एग्जैक्टली। और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये इतनी ऊंचाई तक गए हैं, ना तो वो क्लाइंबिंग में, मतलब एक तो वो क्लाइंबिंग में बहुत ज्यादा बेहतरीन थे और उसके साथ साथ उनके पास तमाम औजार मौजूद थे जिससे वो और इन्होंने अपनी कम्युनिटी को चूना लगाया है, क्योंकि क्लाइंबिंग कम्युनिटी जो थी उन्हीं के लिए अतिया जमा किया जा रहा था और वो रकम अब चोरी होगी। इंतजामिया कहना है कि इस चोरी की भरपूर मनसूबाबंदी की गई होगी, तभी इतनी कमाल जो है ना वो कारनामा सर अंजाम दिया गया है। जब इंतजामिया पहुंची तो अतिया की रकम का डब्बा खाली हुआ पड़ा था और इंतजामिया कहना है कि चोर न सिर्फ अच्छे क्लाइंबर थे बल्कि इसके लिए मुकम्मल साजो सामान के साथ पहुंचे थे। देखें, अक्लमंद चोर थे, उन्होंने सही जबरदस्त तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसके बाद चोरी किया ताकि पकड़े भी ना जा सके। फिलहाल तक तो वो नहीं पकड़े गए। अगर पकड़े जाते हैं तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर वही नजम वाली बात की एक अदद मूवी बन सकती है कि किस तरीके से एडवेंचर का इस्तेमाल करके चोरी की गई। अब जिस तरीके से हम ऊंचाइयों की बात करें तो इसी तरीके से सतह समंदर की भी हम बात करेंगे। हम इंसान जो है वो मोस्टली जब कहीं जाते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि जिस जगह को हम विजिट करें वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और किस तरीके से उसकी खूबसूरती और सफाई बरकरार है। लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं, रैपर्स फेंकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फेंकते हैं। और इसी तरीके से एक अच्छा इनिशिएटिव वो ये लिया गया है कि हॉलैंड के समंदर से 70,000 पाउंड्स का जो है वो प्लास्टिक निकाला गया है। और ये प्लास्टिक जो है वो मेरीन लाइफ के लिए काफ़ी डेंजरस है और प्लास्टिक का जो कचरा है वो माहौलियाती आलूदगी का एक बड़ी वजह बन चुका है। और न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहा है बल्कि इसके साथ साथ समुद्र में जितने भी जानदार हैं वो भी इससे महफूज नहीं है। तो 70,000 पाउंड प्लास्टिक का कचरा जो है वो बरामद किया गया है हॉलैंड के समंदर से। और सफाई मुहिम के दौरान ये कचरा निकाला गया है जिसमें तमाम लोगों ने हिस्सा लिया और उसके साथ साथ ये हॉलैंड के समंदर की सफाई हुई। सफाई के दौरान जो कचरा निकाला गया है इसमें ज़्यादातर प्लास्टिक है और जो समुद्री हयात के लिए भी ख़तरनाक है। तो ऑफकोर्स ये हम इंसानों का ही काम है कि इतनी खूबसूरत नेचुरल चीज़ें जो हम उसको इस तरीके से डैमेज कर रहे हो। एग्जैक्टली। सो ख़वातीन हज़रात के क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं, गो ग्रीन का हम लोग जिक्र करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ हम दरख्त ना लगाएं बल्कि उसके साथ साथ हमारा जो माहौल मौजूद है आसपास इसको साफ़ रखें। और हम लोग अक्सर ये जिक्र करते रहते हैं, आप लोगों को तलकीन भी करते रहते हैं कि दरख्त लगाएं दरख्त लगाएं,
लेकिन अगर आप लोग दरख्त फिर भी किसी वजह से नहीं लगा सकते, गो कि इतना मुश्किल काम नहीं है, एक गमला लगाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं लगा सकते तो हम माहौल को साफ तो रख सकते हैं ना। और ये हमारी ज़रूरी ड्यूटी होनी चाहिए। जिस तरह अपने घर अपने कमरे को साफ रखते हैं, अक्सर लोग तो वो भी नहीं रखते, लेकिन अगर घर और कमरे की बात की जाए उसी तरीके से ये पूरी ज़मीन हमारा प्लानट है, तो इसको भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। लंदन की तरफ रुख करते हैं अगेन, और आज मेरे पास पता नहीं क्यों ब्रिटिश लंदन इस किस्म की खबरें आ रही हैं। लंदन से खबर ये है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो ओवरसीज़ मौजूद होते हैं वो एक और कमाई का जरिया अपनाते हैं, दैट इज़ मॉर्गेज, कि आप अपने घर को किराए पर दे दें और फिर उससे पैसा कमाएं। उसी के अंदर एक मालिक मकान है जिन पर 5 साल के लिए अब कैद जो है वो हो गया है, पाबंद हो गए हैं कि वो इंग्लैंड में मकानात किराए पर देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जयदीप कुमार इनका नाम है और ये बहुत सारी हाउसिंग जराइम में मुलव्विस पाए गए हैं। 2018 में इन्होंने 4 बिस्तरों का एक रूम था, ठीक है, वहाँ पर उस घर में सिर्फ 4 लोगों के रहने की गुंजाइश थी, लेकिन वहाँ पर इन्होंने 40 लोगों को रिहाइश दी है। और साल 2022 में हाउसिंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी के मरतकब पाए गए थे। हुकाम का कहना है कि इस शख्स ने उन 5 सालों में किसी को घर किराए पर देने के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो फिर उन्हें जेल में कैद भुगतना होगी। बेहतरीन इक़दाम है ये, और इस तरीके से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। अच्छा ना, जब हमारा जो पिछली खबर थी जो समंदर से कूड़ा क्रिकेट निकाला गया था, उसी से लिंक्ड हमारे पास एक और ख़बर भी है, और वो एक माहिर तैराकी है जो कि खातून है। और वो खातून क्या करती है, डिफरेंट एडवेंचर्स पे जाती हैं और तैराकी करती हैं, और इसके साथ साथ वो क्या करती हैं कि सतह समंदर से जितना भी कचरा और कूड़ा क्रिकेट होता है, अगर उनकी पॉसिबिलिटी जितनी हो सकती है, जितनी उनकी कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सफाई भी साथ साथ करती रहती है। और ये हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों का भी एडवेंचर है कि जब वो किसी जगह पर जाते हैं, स्पेशली किसी माउंटेनियस एरिया पर जाते हैं, और वो देखते हैं कि वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें, तो उसको सफाई की मुहिम में शामिल कर लेते हैं। अब आपको बताती चलूँ कि मेरे लाइव बैंड जो है वो एक तैराक हैं, और इन्होंने एक तरफ तो ये बहुत बेहतरीन तैराक हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सनद जो है वो हासिल की हुई है, और वह समंदरों से कूड़ा क्रिकेट भी जमा करती हैं। यही वजह है कि इन्हें माहौल दोस्त जलपरी कहा जाता है, और ये एस्टोनिया से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये जो है ये हर साल जो है वो कुछ ना कुछ अपने एडवेंचर में एडिशन करती रहती हैं। और पहला जो इनका मरहला था उसमें इन्होंने 14 घंटे 15 मिनट तक जो है वो मियामी के पानियों में लगभग 31 मील का सफ़र तय किया, और हर साल जो है ये 10-10 मील या 15-15 मील जो है वो उसमें ऐड ऑन करती रहती हैं। और इससे कबल जो है उन्होंने 2019 में कैलिफोर्निया के समंदर में 10 किलोमीटर तैरने का मरहला तय किया था। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जिस तरीके से एडवेंचर करें, उसी तरीके से आप जिस जगह पे एडवेंचर करें उसको साफ सुथरा भी रखें और उस जगह का ख्याल भी रखें। हाँ, अब इसके अल्टरनेट वेज आपने अपने तरीके से तलाश करने हैं। उनके पास समंदर है, वो वहाँ से कचरा उठा रही हैं। आप लोगों के पास इस्लामाबाद के रिहायशियों के पास ट्रेल्स हैं, यहाँ पर आप कचरा उठा सकते हैं। कराची वालों के पास समंदर है, बीचेज़ हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। लाहौर वालों के पास उनकी सड़कें और उनके बहुत सारा लाहौर तो नहरें और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर मौजूद है, उसको साफ रखा जाए। हर इलाके में ऐसी नहीं भी जा रहे हैं तो यूजुअली मैंने देखा है कि लोग गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ उनके हाथ में होती है, वो खा रहे होते हैं, रैपर खिड़की से यूँ बाहर फेंक दी, तो वो आप ना करें, अपनी गाड़ी में एक अदर चॉपर रखें और उसमें वो सारी चीज़ें जो है वो जमा करें। हाँ, अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी अमेरिका की बिल्ली से जिसकी दुम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई है, और 16.07 इंच इसकी दुम है, और दुनिया की लंबी तरीन दुम का जो है ना वो इनको एजाज़ हासिल हो गया। और ये जी मिशिगन रियासत है अमेरिका की, वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, और फर्मिंगटन हिल्स के रिहायशी हैं विलियम जॉन पावर्स, उनकी ये पालतू बिल्ली है जिसे उन्होंने जो है ना वो अल्जीरा का नाम दिया हुआ है। और इससे कबल ये रिकॉर्ड विलियम जॉन की एक और बिल्ली के पास था। पता नहीं ये क्या करते हैं कि बिल्लियों की दुम लंबा करने का इनके पास टेक्निक है, मेरा ख्याल है। नहीं, तो वो सेम ब्रीड की बिल्ली है जो कि इन्होंने दोबारा खरीदी थी। पिछली बिल्ली इनकी जो है वो किसी तरीके से मर गई थी, और इसी वजह से उन्होंने सेम ब्रीड की जो है वो दूसरी बिल्ली खरीदी, क्योंकि उनको पता था कि पहली बिल्ली जो थी उसका भी गिनीज रिकॉर्ड था। हाँ, और ये दूसरी बिल्ली जो है ये भी उनका गिनीज रिकॉर्ड बनाएगी, तो ऑफ कोर्स उन्होंने एक प्रॉपरली जो है ना वो माइंडसेट के साथ दूसरी बिल्ली खरीदी। अब बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की जाने पर। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने एक नया इक़दाम लिया है, वो ये है कि उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, ऑस्ट्रिया की जो हुकूमत है उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ राग़िब करने के लिए लोगों को एक नया इनिशिएटिव लिया, और वो ये है कि आप जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक अदर टैटू अपने बाजू पे बनाएंगे जो कि उसी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका नाम है। और उसके साथ साथ क्या होगा, आपको बेनिफिट उसका क्या मिलेगा कि 1 साल तक के लिए आप वहाँ पे फ्री ट्रैवल जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर सकेंगे। कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ भी किया, क्योंकि टैटू जो है वो बहुत अरसे तक आपके बाजू के ऊपर रहता है, और टैटू का नाम जो है वो क्लाइमेट टिकट के उससे होगा। क्लाइमेट टिकट का जो नाम है वो आपने टैटू करके अपने बाजू पे बनवाना है। लेकिन 6 लोगों ने ही फ़िलहाल तक ये
टैटू बनवाया, क्योंकि वो कहते हैं कि टैटू बहुत अरसे तक आपके बाजू पे रहता है और उसके बाद ये एक मुश्किल तरीन अमल भी है जिसमें आपको काफ़ी जो है वो पेन उठाना पड़ता है। तो सिर्फ एक छोटे से इनिशिएटिव के लिए अगर आप इस तरह का बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो क्रिटिसिज्म ज़्यादा है और एप्रिसिएशन इसके लिए कम सही बात है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आप लोगों को एक ये चीज़ बताता हूँ कि ये जो अगली खबर है इसमें अक्सर मैं देखता था लोगों की इस किस्म की वीडियोस, तो मुझे लगता था कि वाहिद ऐसा तरीका है जिससे आपका फ़ोन कभी भी वापस नहीं आ सकता। अगर किसी भी लेक के अंदर आपका पानी गिर जाए, आपका फ़ोन गिर जाएगा, कुएं के अंदर गिर जाएगा या समंदर के अंदर। लेकिन ये वाक़या हुआ जिसमें एक अजनबी नौजवान ने खातून का फ़ोन बचा लिया है। एक झील के अंदर उनका फ़ोन गिरा था और आईफोन था, उन्होंने वो ढूंढ निकाला। विजुअल्स आप लोग देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने जो है वो फ़ोन गिरा और फिर उसके बाद उन्होंने जंप किया और वहाँ से वो फ़ोन ले आए। ये वाक़या न्यू हेशपायर झील में पेश आया, जहाँ एक खातून डियान बुंगफुग्यू झील के किनारे खड़ी थी और उनका स्मार्टफोन हाथ से छूट गया। इस मंजर को कश्ती में बैठे एक नौजवान साइमन ने देखा तो उन्होंने फौरी तौर पर झील में छलांग लगा दी और फिर उसके बाद इतनी गहरी नहीं थी, 15 फीट ये गहरी थी और उन्हें वो इजीली स्मार्टफोन मिल गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो किस्मत वाली थी कि उनको ऐसी चीज़ वापस मिल गई। गुड लक कहीं ना कहीं काम कर जाती है आपकी। एग्जैक्टली। सो ये फ़ोन आपको वापस मिल गया, लेकिन मोस्टली लोगों का ये होता है कि अगर वैसे भी पानी में गिर जाता है फ़ोन तो उसके बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, नाकारा हो जाता है, तो उसके बाद किसी इस्तेमाल का नहीं रहता। लेकिन शी वॉज अ लकी वुमन जिनका फ़ोन जो है वो रिकवर हो गया और बेहतरीन हालत में जो है वाटरप्रूफ होता है। आईफोन वाटरप्रूफ होता है। देखिए मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कर लेनी चाहिए कभी कभी। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जिस तरीके से अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसी तरीके से कुछ जो मुहक्किकीन है उनका ये मानना है कि कंक्रीट जो है वो इमारतों के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो उन्होंने एक और नया तरीका ईजाद किया और वो नया तरीका ये है कि इस्तेमाल शुदा कॉफ़ी जो है वो उसको दोबारा जो है वो यूज़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसे रिसाइकल के लिए एक टेक्निक जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। वो कह रहे हैं कि ये टेक्निक जो है इससे बेहतरीन तरीके से इमारतें जो है वो बनाई जा सकेंगी और इमारतें जो है वो ज़्यादा सेफ़ होंगी। और ये जो टेक्नोलॉजी की इन्होंने नई ईजाद की है, वो कहते हैं कि ये तामीराती प्रोसेस में जो है वो बहुत बेहतरीन होगा। और वो कहते हैं कि जिस तरीके से कॉफ़ी इस्तेमाल होगी तो वो कंक्रीट को तकरीबन 30% मजबूत बनाने का तरीकाकार भी इसमें शामिल होगा। तो ये बेहतरीन अमल है और मेरे ख्याल से कॉफ़ी लवर्स जो हैं वो इस वक्त सही गुस्से में होंगे और शदीद उनको गम का शिकार भी होगी कि आप क्यों इतनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। तो खाने की चीज़ है, उसको खाने के लिए रहने। हाँ, लेकिन एक अल्टरनेट वेज होने चाहिए ना। और वो क्या पता यूज्ड कॉफ़ी जो है वो यूज़ हो रही है। हाँ, तो वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो रिसाइकिल कर रहे हैं, वो होने चाहिए रिसाइकिल की ऐसी चीज़ें। आप देखें जिस तरह ये सस्टेनेबल थिंग है ना, तो सस्टेनेबल चीज़ होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह के मटेरियल्स रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अब जिक्र करते हैं नॉर्वे से हिरणों के कुछ जत्थे जो हैं वो मौसम की तब्दीली की वजह से, जिस तरह परिंदे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वैसे ही जानवर करते हैं। तो अब हिरणों के जत्थे जो हैं वो नॉर्वे से मूव कर रहे हैं रशिया की तरफ और रशिया वाले इस पर नाराज़ हैं। उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने नॉर्वे से लाखों डॉलर जो है वो तलब कर लिए हैं कि इस पर परेशान कुन सूरत हाल में हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसलिए आप हमें ये पे करें कि आप लोगों के मुल्क से लोग जो है ना वो तिजारत करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसके लिए नॉर्वे के हुक्काम ने अब अपनी रूस से मुल्क सरहद है जिसको स्टोर सोक का मकाम कहा जाता है, वहाँ पर उसको बाड़ लगा के मुकम्मल तौर पर बंद करना शुरू कर दिया और इंतज़ामिया ने कहा है कि अक्टूबर तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। ये बाड़ आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल एक बेहतरीन इकदाम भी। और वैसे ये अच्छा है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई जानदार जा रहा है तो उसके लिए आप भाई अमाउंट मांग सकते हैं। बिल्कुल दिल बड़ा भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ भी रशिया का भी मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि ठीक है आपके लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो हम उनको सर्व कर रहे हैं। सही बात है। सो यू हैव टू पे अस। चीन की तरफ बढ़ते हैं और चीन में एक ऐसा रेस्टोरेंट है, वैसे आपको यूजुअली पता है नजम की जब हम कहीं जाते हैं तो हमें सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि यार अगर बाल वॉश नहीं हुए तो पूरा दिन जो है वो आपका एंग्जाइटी और डिप्रेशन में गुजरता है। लेकिन चीन के एक रेस्टोरेंट में एक नई जो है वो टेक्निक मुतारिफ कराई गई है और वो ये है हाँ जी, चीन के शहर वूची में जो है और इनका जो एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है डिलाओ के नाम से, इसमें जो है वो बाल धोने की सहूलत आपको फराहम की जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको एक मखसूस रकम का खाना मंगवाना पड़ेगा। अगर आप वो ऑर्डर करते हैं और वो खाते हैं वो खाना, तो उसके बाद जो है वो आपको बाल धोने की सहूलत फराहम की जाएगी और जो भी कस्टमर है वो अपनी मर्ज़ी का शैम्पू सेलेक्ट करके अपने लिए जो है वो बाल धोने का प्रोसेस वो जो है वो अपना सकता है। लेकिन ये एक बेहतरीन चीज़ है क्योंकि जब आप जाते हैं और अक्सर आपके पास टाइम भी नहीं होता, बिजी शेड्यूल होता है, तो आप रेस्टोरेंट में खाना भी खाएं और उसके साथ साथ अपने बाल भी धुलवा लें। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कुछ हम लोग जिक्र करते हैं लेगो ने ब्रेल बॉक्स जो हैं वो मुतारिफ करवा लिए हैं। सो लेगो अब ये ब्लॉक्स जो हैं वो 1 सितंबर से आम सार्फिन के लिए इस्तेमाल में आएंगे और अक्टूबर से बसारत से महरूम अफराद जो हैं उनसे मुतालिक आगाही का महीना भी मनाया जा रहा है। इसीलिए ये ब्रेल बॉक्स जो हैं वो इसी माह से कबल मुतारिफ करवाए गए हैं और इस वक्त ब्रेल बॉक्स में इंग्लिश और फ्रांसीसी ज़ुबान मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। ताहम आइंदा साल के आगाज़ पर जर्मन और हिस्पानवी ज़ुबान में भी मुतारिफ करवाया जाएगा। ब्रेल बॉक्स को नाबीना अफराद छू कर पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं। अब ब्रेल बॉक्स से बसारत के महरूम बच्चों को
खेल ही खेल में सीखने और पढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, और ब्रेल जो है वो लैंग्वेज है उन लोगों के लिए जो कि बसारत से महरूम होते हैं, यानी देखने की सलाहियत उनके पास नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर उनकी जैसे डॉटेड पिन्स होती हैं उस तरीके से ये बना होता है और इस तरीके से आप जो है वो सीख सकते हैं। एक और तहकीक के बारे में आपको बताती चलूँ कि आप एक अदद तहकीक हुई है और वो ये है कि यूजली हम देखते हैं कि जो बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं या कार्टून्स बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, उनको जो है वो बहुत सारे मसाइल होते हैं। नज़र का मसला तो उनको होता ही, लेकिन उनके साथ साथ वो जो है उनकी हेल्थ भी इफेक्ट कर रही होती है। और हेल्थ किस तरीके से इफेक्ट कर रही होती है कि डॉक्टर्स ने एक तहकीक किया और उसके बाद उनको ये पता चला है कि जो बच्चे कार्टून ज़्यादा देखते हैं उनकी बोलने की सलाहियत जो है वो सुस्त हो जाती है और उनकी नशो नुमा जो है वो भी इफेक्ट हो रही है, यानी उनकी डाइट जो है वो भी इफेक्ट हो रही है। अब ज़ाहिर ऑफ कोर्स जब बच्चा एक स्क्रीन को देख रहा है तो वहाँ इंडल्ज हो जाता है और वो खाना स्लो खा रहा होता है, खाने की तरफ ध्यान नहीं होता, प्रॉपरली उसको च्यू नहीं कर रहा होता, तो वो सारे मसाइल जो हैं वो आपके बच्चे की हेल्थ को इफेक्ट कर रही होती है। डेफिनेटली। अच्छा, इसी के साथ साथ हम लोग जिक्र करेंगे पाकिस्तान के एथलेटिक्स और पाकिस्तान के एथलीट्स बाहर जिस तरीके से जा रहे हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तान को मेडल्स जितवा रहे हैं। उसी तरीके से पाकिस्तान के अरशद नदीम है जिन्होंने पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो जो है वो मुतारिफ करवाई है और यहाँ पर उसके अब और भी बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए उस गेम में। सो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी हंगरी में, वहाँ पर पहली मरतबा पाकिस्तान ने मेडल जीता है और ये पहली दफ़ा इनको चांदी का तमगा मिला है अरशद नदीम की वजह से। और ये आप लोग देख सकते हैं कि उसके मनाजिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने थ्रो करके पाकिस्तान को पहली मरतबा चांदी का तमगा जितवाया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी बॉक्सर जो हैं वो तैमूर खान, उन्होंने भी वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल एशिया टाइटल जो है वो जीत लिया और ऑफ कोर्स ये उनके लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। दुबई में होने वाली फ़ाइट में तैमूर खान ने भारतीय बॉक्सर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया है, तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से खुशी जो है वो दो गुना ज़्यादा होगी, दोबाला होगी। तैमूर ने भारत के काबिल शिकस्त जो हैवी वेटर थे उनको शिकस्त दी है और 30 सेकंड के अंदर ही नॉकआउट करके तैमूर ने टाइटल अपने नाम कर लिया। तैमूर अब तक 10 फाइट्स में नाकाबिल शिकस्त, क्या बात है, अनडिफिटेड बॉक्सर, वंडरफुल। पाकिस्तान में ऐसा है कि हमारे यहाँ पर अनडिफिटेड बॉक्सर्स हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बॉक्सर्स जो हैं वो मजीद पाकिस्तान से भी निकलेंगे। ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने जुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फिक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूंकि मजहब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। वंस अगेन वेलकम बैक। और कुछ देर पहले ही हम एक तहकीक के बारे में बात कर रहे थे जिसमें ये बताया गया था कि जिस तरीके से बच्चे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सेलफोन्स का इस्तेमाल करें या स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें, उसी तरीके से उनकी बोलने की सलाहियत जो है वो भी ख़राब होती जा रही है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी डिले लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूजुअली अगर 2 साल के होते हैं तो 2 साल के अगर होते हैं तो कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई अल्फाज जो है उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है या स्क्रीन का इस्तेमाल होता है या बहुत सारे और फैक्टर्स भी इसमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे जो है वो बोलना जो है वो लेट शुरू कर रहे हैं। और इसकी क्या वजूहत है और मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इफेक्ट कर रही हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली। जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो 50 अल्फाज से अपनी बात करना शुरू करता है, लेकिन जब वो 3 साल की उम्र तक पहुँचता है तो 1000 अल्फाज तक पहुँच जाता है।
अब ये सिलसिला कई बच्चों में तो इसी तरीके से नेचुरली बढ़ता जा रहा है, लेकिन ड्यू टू मैनी फैक्टर्स बहुत सारा डिलेज भी आ रहे हैं। अब वो उसकी वजह क्या है? कहीं पर माँ बाप की लेकनेस है या कहीं पर बच्चों को थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। वो किसके पास रुजू करें? चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं या किसी और के पास जाएं? इसी के ऊपर बात करेंगे और इसको समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट मोहतरमा फहमीना मुगल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। खैरियत से आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, सो मैम आपको काफ़ी वक्त हो गया होगा स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में। कंपैरेटिवली केसेस की तादाद बढ़ते हुए नज़र आती है हमें पाकिस्तान में। उसकी कॉमन फैक्टर्स क्या आपको देखते हैं? देखिए, एक तो जो आप लोगों ने अभी रिसर्च की बात की, स्क्रीन टाइम जो है जो बच्चों का बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से जो है ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो वन ऑन वन कम्युनिकेशन होती है वो बहुत कम होती जा रही है और स्क्रीन पे जो बच्चे हर वक्त वो बस देख रहे हैं वो वन साइडेड कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंडली उसमें फिर ये नहीं होता कि एक दफ़ा बच्चे के हाथ में कार्टून्स आ गए, वो पाकिस्तानी कार्टून देख रहा है, उर्दू में है, जर्मन में है, फ्रेंच में है, और फिर वो उसी तरह से बोलना स्टार्ट करेगा, तो वो इंटेलिजिबिलिटी के भी इशूज़ आ रहे हैं कि समझ नहीं आता बच्चा क्या बोल रहा है। वो बोल तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। अक्सर तो कार्टून गूंगे ही होते हैं। वो उस केस में ये होता है कि बच्चे फिर जो है उनकी स्पीच डेवलप ही नहीं होती है, और जो भूलने वाले कार्टून होते हैं उनमें फिर यही होता है कि बच्चे उसी तरह से बोल रहे होते हैं जैसे कार्टून बोल रहे हैं। हमारा दौर कितना अच्छा था, एक टॉम एंड जेरी और 2-3 और कोई आते थे कार्टून। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मैंने एक केस ये भी देखा है, मैं ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि आपके साथ डिस्कस किया जाए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कार्टून्स को देखते हैं और वो वहीं पे अपनी दुनिया बना लेते हैं। उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको इग्नोर कर रहे होते हैं और कार्टून्स की ही बात समझ रहे होते हैं, वहीं से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, वहीं से सारी चीज़ें पिक कर रहे होते हैं। ये किस फैक्टर की वजह से? देखिए, यही चीज़ है कि हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं जो कि सिम्टम्स लेके आते हैं। ऑटिज़म मेरे ख्याल से आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो नाम आपने सुना होगा, कॉमन है, लेकिन उसमें देखना पड़ता है काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं उनको ऑटिज़म नहीं होता, उनके ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स होते हैं इसी स्क्रीन की वजह से। वो सारे सिम्टम्स जो हम ऑटिज़म में देखते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, बिहेवियर इश्यूज़ हैं, क्योंकि कार्टून्स में मार धाड़ भी होती है। वो वाली चीज़ है कि फिर कोई उसमें आप हद नहीं लगा सकते कि ऐसा कार्टून वैसा कार्टून। बच्चे के हाथ में कार्टून है, वो हर तरह का कार्टून देखेगा। फिर उसमें जो है बच्चे के इस वजह से बिहेवियर इश्यूज़ भी आते हैं, स्पीच के इशू भी आते हैं। वो बच्चा अपने आप में मगन रहेगा, वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा क्योंकि कम्युनिकेशन की आदत ही डेवलप नहीं हुई है। तो वो सारे जो है वो ऑटिज़म लाइक जो है वो फीचर्स होते हैं, तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि ये ऑटिज़म है या ये स्क्रीन की वजह से। अच्छा, कैसे आप लोग जो है ना वो बच्चे को, एक नॉर्मल बच्चा कब बोलना शुरू करे और उसकी वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग होती है? ये कैसे एक पता लगता है कि ये नॉर्मल बेबी है या इसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं? देखिए, बहुत टिपिकल सी रिसर्चेस आपने पढ़ी होंगी, आर्टिकल्स में होता है 1 ईयर का बच्चा जो उसके पास 1 वर्ड जो है वो वोकैबुलरी की आ जाती है। उसके बाद जो है जब 2-3 ईयर्स का होता है बच्चा, तो वो उसके पास वर्ड्स भी होते हैं, बच्चा फ्रेजेस पे भी होता है। और जो है अगर 2-3 ईयर्स में बच्चे के पास वोकैबुलरी उसकी डेवलप नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई मसला है। लेकिन अगेन इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि हो सकता है बच्चा जो है वो किसी जो है वो जैसे लेट टॉकर्स हम जिनको कहते हैं, लेट बोलना शुरू करेगा, बच्चे कैचअप कर जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ स्पीच के साथ साथ कोई और भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे हेयरिंग का इशू है। पेरेंट्स को फील हो रहा है कि बच्चा जो है वो कमांड फॉलो नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा। उसमें अगेन ये भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो स्पेक्ट्रम पे हो या ऑटिज़म लाइक सिम्टम्स हो, क्योंकि उसमें भी ये चीज़ आती है। और ये भी हो सकता है कि बच्चे का हेयरिंग का इशू हो। देन अगेन जो है मैं ये कहूँगी सिर्फ पेरेंट्स से कि आप अपने ओन पे डिसाइड ना करें, एक्सपर्ट्स को दिखाएं। अगर आपका बच्चा जो है एज अप्रोप्रिएट उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही है, तो यू शुड टॉक टू अ स्पीच थेरेपिस्ट। लेट देम डिसाइड कि बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है या बच्चा जो है वो खुद ही कैचअप कर लेगा, या बच्चे को घर में ही अगर कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाएँ। जैसे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इशू बहुत ज़्यादा हो गया है कि जो जॉइंट फैमिली में मदर्स होती हैं उनके ऊपर बोझ इतना होता है फैमिली का कि वो बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं दे सकती, उस तरह से वन ऑन वन कम्युनिकेशन नहीं होती। और जो न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं वो मोस्टली पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं। देन अगेन यही होता है कि बच्चे को उस तरह से जो कम्युनिकेशन बच्चे के साथ डेवलप होनी चाहिए नहीं होती। जैसे हमारे ज़माने में बेड टाइम स्टोरीज़ होती थी, स्टोरी बुक्स खोल के पेरेंट्स साथ बैठ के पढ़ा करते थे, वो चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं। इवन नानी दादी की इंटरेक्शन होती थी। अच्छा, ये बताइएगा कि ना बोलने के साथ साथ और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि अब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना मैंडेटरी है? अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा जो है वो आपकी बात पे तवज्जो नहीं दे रहा, या आपको लग रहा है बच्चे में कोई एग्रेसिव बिहेवियर्स हैं, और अगर इनमें से कुछ भी ना हो और आपका बच्चा सिर्फ नहीं बोल रहा और बाकी चीज़ों में नॉर्मल है, तो भी मैं कहूँगी कि आप एक दफ़ा दिखा दें थेरेपिस्ट को। इसलिए क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। ये जो होते हैं ना, हम
1 साल और वेट कर लेते हैं, 1 साल और वेट कर लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 साल का बच्चा हो जाता है, फिर आपको होता है कि बच्चा तो नहीं बोल रहा, तो हमें थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, तो ये बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि 3 to 5 ईयर्स जो एज होती है बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है स्पीच डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो उससे अगर बच्चा निकल जाता है आगे, तो फिर उस तरह से लैंग्वेज डेवलप होना बहुत मुश्किल होता है। तो बेटर ये है कि अर्ली जितना आप बच्चे को जो है वो थेरेपीज़ के लिए ले जाएँ या एटलीस्ट कंसल्ट कर लें, वो बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होता अच्छा, है। वैसे डॉक्टर साहब होता क्या है, लाइक ये फंक्शन कैसे करते हैं आपका माइंड और बच्चों का माइंड कैसे चल रहा होता है, और उनको प्रॉब्लम क्या आती है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते, क्या उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, वोकैबुलरी उनकी ज़ुबान पर नहीं आ रही होती, प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या? देखिए प्रॉब्लम अगेन जो ज़ुबान पे नहीं आ रही होती है, अगेन एक डिफरेंट जो है वो डोमेन है। स्पीच लैंग्वेज में बहुत सारे डोमेन्स आते हैं। अच्छा। जो ना बोलने की रीज़न है उसकी तो रीज़न यही है कि कम्युनिकेशन जब बच्चे की एक तो डेवलप ही नहीं कराई। बच्चे आप अगर किसी बच्चे को उठा के पैदाइश से जंगल में छोड़ दें तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो कम्युनिकेट करेगा। लेकिन जंगल में तो नहीं छोड़ा ना। लेकिन कम्युनिकेशन भी तो नहीं है ना। कम्युनिकेशन जो बच्चे को उस एज में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जो फ्रॉम बर्थ बच्चे को ज़रूरत है उसका कम्युनिकेट किया जाए, अगर वो कम्युनिकेशन बच्चे के साथ नहीं की जाएगी तो उसकी लैंग्वेज उससे अफेक्ट होगी। कितनी देर कम्युनिकेशन होनी चाहिए? जितनी देर आप कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, थेरेपीज़ आपकी किस तरीके से वर्कआउट करती हैं? आप थेरेपीज़ में ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे जो है वो उस रूट पे आना शुरू हो जाते हैं कि वो बोलना शुरू करते देन अगेन डिपेंड्स ऑन बच्चे का इशू क्या है। जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके साथ और कोई मसला नहीं, बच्चा स्पेक्ट्रम पे भी नहीं, कोई बिहेवियर इश्यूज़ भी नहीं है, इसका आप उनके साथ उनकी लैंग्वेज जो है उनको उसको एक्सपैंड और एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ें हम पेरेंट्स को बताते हैं, वो घर पे भी कर सकते हैं। अगर बच्चा जो है उसके साथ और कोई इश्यूज़ नहीं है, बच्चे का जस्ट ये है कि वो कैचअप नहीं कर पा रहा अपने जो है वो एज फेलोज़ के साथ। अगर बच्चा 1 वर्ड बोल रहा है, फॉर इंस्टेंस बच्चा कह रहा है कार यूज़ कर रहा है, वो कार पिंक कलर की है, ब्लू है, ब्लैक है, आप उसके साथ एक और वर्ड ऐड कर दें, यस ब्लू कार, पिंक कार, ब्लैक कार, जो भी उसका कलर है, बिग कार, स्मॉल कार, आपने एक्सपेंड करनी है। अगर बच्चा जो है वो कह रहा है डॉल, तो आप कहेंगे यस डॉल इज़ क्राइंग, डॉल इज़ हंग्री, या गुड़िया रो रही है, उर्दू, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं, बच्चे की लैंग्वेज को एक्सपेंड करें, उसको एक्सटेंड करें। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये जो आपने अभी उर्दू इंग्लिश का बोला ना, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चों के साथ माँ बाप चाहते हैं कि हम लोग उनको अंग्रेज़ी सिखाएं, लेकिन घर के बाकी अगर जॉइंट फैमिली है तो वो उससे उर्दू में बात कर रहे होते हैं, तो बच्चा किस तरह पिक करेगा? अच्छा, ये बहुत गलत मिथ है कि जो है बच्चा एक लैंग्वेज सिखाएं, 2 लैंग्वेज सिखाने से जो है वो लैंग्वेज में इशूज़ आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे कुछ नहीं है। आप जितनी लैंग्वेजेस चाहें बच्चे को सिखाएं, अगर बच्चे की लैंग्वेज में इशू है तो वो उसकी सारी लैंग्वेजेस में जो है आपको नज़र आएगा। इसका ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से नहीं है कि बल्कि जितनी लैंग्वेजेस सिखाएं ये अच्छी चीज़ होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत मिथ है कि लैंग्वेज सीखने की वजह से बच्चे की लैंग्वेज में डिले आ रहा है या लैंग्वेज में इश्यूज़ आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों की थेरेपीज अगेन जिस तरह रुशना ने पूछा था, तो थेरेपीज में आप क्या क्या चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लाइक क्या क्या आपके सेशंस हैं? बिल्कुल, हमारे सेशंस होते हैं 30 मिनट्स का 1-on-1 बच्चों के साथ, कहीं 30 मिनट्स के, कहीं 45 मिनट्स के। हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग 45 मिनट्स का सेशन होता है बच्चे के साथ 1-on-1। पहले उसको असेस करते हैं कि वो किस लेवल पे है लैंग्वेज में। लैंग्वेज में अगर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आती है, बच्चा बोल रहा है नहीं बोल रहा है, जैसे मैंने कहा कि बच्चा समझ रहा है, यानी रिसेप्टिव लैंग्वेज उसमें आती है। फिर उसमें हमारे प्रैग्मेटिक्स आते हैं, जैसे हम कहते हैं सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज, कि बच्चा किस सिचुएशन में सोशली किस तरह से जो है। अगर आप बता सकें हमारी ऑडियंस को कि घर पर कोई एक्सरसाइज अगर फॉलो की जा सकती है। देखिए एक्सरसाइज, अगर बच्चा बोल नहीं रहा उसके लिए एक्सरसाइजेज इस तरह से हम ये एक बहुत ये अगेन ये एक मिथ है कि जो है वो हम बच्चे को एक्सरसाइज कराएंगे, यहाँ से मसाज करेंगे या जो है उसकी टंग की एक्सरसाइजेज कराएंगे तो बच्चा बोलना शुरू हो जाए। इसका ताल्लुक यहाँ से नहीं है, ये इशू यहाँ से प्रोसेसिंग का आ रहा है। इसके अगर आप एक्सरसाइज कराएंगे, मसल जो हैं वो वीक हैं, वो मसल वीकनेस से रिलेटेड भी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर बच्चा बोल नहीं रहा तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे को जो है ये मसल वीकनेस का इशू, ये बहुत गलत मिथ है। बच्चे के साथ घर पे क्या एक्टिविटीज़ की बच्चे के साथ घर पे, जैसे मैं आपको कह रही थी, लैंग्वेज एक्सपेंड करें, लैंग्वेज एक्सटेंड करें, उनके साथ स्टोरी रीडिंग सेशंस करें, उनके साथ बातें करें। अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसकी लाइव कमेंट्री करें। बच्चे को जितना लैंग्वेज का एक्सपोजर दे सकते हैं आप घर पे दें। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि बच्चों को अगर बाकी बच्चों के साथ छोड़ दें तो वो शायद ज़्यादा जल्दी पिक कर सकते हैं, क्या ये भी चीज़ बेहतर हो सकती है? बच्चों को पार्क्स लेके जाएं, बच्चों की जो है गैदरिंग्स कराएं बच्चों के साथ। लेकिन कुछ अगर मैं यहाँ पे कहूँगी कुछ पेरेंट्स को होता है कि जो है बस बच्चे को फ़ौरन से स्कूल में एडमिट करा दें, बच्चे की लेवल देख लें लैंग्वेज का, उसकी बाकी कोई इशू तो नहीं है। स्कूल में इंशाल्लाह बच्चे को जाना है, ज़रूर जाएगा, लेकिन ये इतना जो है मेरे ख्याल से इसमें हेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है कि बच्चा को सही बात है। हाँ, स्कूल से भी खैर क्या मिलना है। मुझे ये बताएं कि ये जो लुकनत होती है बच्चों की ज़ुबान में,
वो कैसे दूर हो सकती है और काफ़ी अरसे तक वो रहती है? देखिए जो तोतला के बच्चे बोलते हैं या जिसको आप लुकनत कह रहे हैं, उसमें अगेन उसमें ये होता है कि सबसे पहले अच्छा हमारी जो फील्ड है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक तो असेसमेंट और बच्चे की हिस्ट्री लेनी चाहिए। हो सकता है इसमें एक चीज़ आ सकती है बच्चे का कोई हेयरिंग का इशू है जिसकी वजह से जो है वो कुछ साउंड्स जो है वो सुन नहीं पा रहा। ये जो साउंड्स होती हैं, ये जो लुकनत या तोतलाहट या जिसको हम अपने उसमें कहते हैं आर्टिकुलेशन के इशूज़ या स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स, उसमें होता ये है कि बच्चे की बेसिकली जैसे हम बोल रहे हैं हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि ज़ुबान, होंठ, दांत ये इनकी एक प्लेसमेंट है जो कि जिस उस प्रॉपर जगह पे जब जाएंगे तो ही वो साउंड डेवलप होगी। हाँ। जिस तरह से वर्ड है कैट है, हम लोगों ने बोल दिया, हम बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में CAT कैट, लेकिन बेसिकली इसमें 3 साउंड्स इन्वॉल्व हैं, क, ए, ट, कैट। क के लिए हमने बैक ऑफ द टंग से और गले से आवाज़ आ रही है क। तो ये मुझे एक चीज़ से याद दिलाते हैं कि जो आप बचपन में कुरानी कायदा पढ़ते हैं ना, वो बकाया तौर पे आपको इसी तरीके से सिखाया जाता है कि आपकी ज़ुबान कहाँ पर टच होगी और कैसे जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर्ली कंप्लीट निकलेगी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी ज़ुबान में समझाने का बच्चों को भी। अब जिस तरह ये एक एक्सरसाइज है, सो आप जिस तरह कह रही थी कि एक वर्ड के साथ सेकंड वर्ड अटैच करें, सो ये तो माएँ कर सकती हैं ना बच्चों को घर पे। ये तो चीज़ें उनको जो है बहुत इंकरेज करती है कि घर पे करें। और वैसे भी बच्चा जैसे आपका पास बच्चा आपका पैदा होता है, आप उसके साथ जो है थोड़ा सा जब, क्योंकि बच्चे मदर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हाँ। चाहे रो के कम्युनिकेट करें, चाहे वो आई कॉन्टेक्ट दे के कम्युनिकेट करें, वो कम्युनिकेशन जो है वो बच्चों का फ्रॉम द बर्थ स्टार्ट हो जाता है और उनको भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है कि उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए। हम अनफॉर्चुनेटली होता है ये कि स्टार्ट से बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कम और बच्चों की सेल्फीज और पिक्चर्स लेने पे ज़्यादा जो है वो फोकस होता है सबका। हम देखते हैं बच्चा एक स्टेप ले रहा है तो हम फ़ौरन फ़ोन उठा लेते हैं। हम फ़ोन से इतना ज़्यादा उनको जो है वो एक्सपोजर बढ़ा देते हैं कि बच्चा भी जो पहली चीज़ लेता है वो फिर आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो फ़ोन पहली चीज़ उठाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें बच्चे का बोलना जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑटिज़म कह रही हैं, ऑटिज़म के अलावा कौन सी है, डाउन सिंड्रोम है, सेरेब्रल पैल्सी है, और उसके अलावा कभी ADHD में भी होते हैं, और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। मतलब मैं का नेम के फ्यू हैं जिनको मैंने बताया, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। हेयरिंग है, हेयरिंग के इश्यूज़ की वजह से जो है बच्चे हो सकता है उनकी स्पीच लैंग्वेज इस तरह से डेवलप ना हो, स्पीच डेवलप ना हो। जैसे आप अभी स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे थे कि कोई साउंड्स मिसिंग हैं, बच्चे को जो है वो बच्चे को सुनाई नहीं दी तो वो उस तरह से उनको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। ठीक है। अच्छा, 2 टाइप के केसेस हमारे पास होते हैं। एक तो बच्चे हैं जो बाय बर्थ ही नहीं, मतलब उनकी शुरू से बोलने की कैपेसिटी बिल्डअप ही नहीं हुई। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए बोलते रहे, उसके बाद उनके जो है वो मतलब स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो डैमेज हुई। इन दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए, जो आपने सेकंड वाले कहे ना, जो बच्चे जो हैं वो बोलना स्टार्ट कर चुके हैं और उसके बाद जो है उनकी स्पीच, जैसे अक्सर बच्चे होते हैं 1 साल तक बोलता रहा बच्चा और उसके पास वर्ड्स भी आना शुरू हो गए थे, या 2 साल तक अचानक से बच्चा रिग्रेस कर गया, यानी जो उसने लर्न किया था स्पीच वो उसकी ख़त्म हो गई है। ये इसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को हो सकता है ऑटिज़म की तरफ बचा हो, क्योंकि ऑटिज़म का एक फ़ीचर होता है कि लैंग्वेज जो है रिग्रेशन हो जाती है। बट देन अगेन ये चीज़ जो है ये भी स्क्रीन टाइम की वजह से हो सकती है। मैं आपको ये कह रही हूँ ना, स्क्रीन टाइम और ऑटिज़म जो है आप को वो असेस करके ही आपको पता चलेगा कि है या नहीं है, क्योंकि दोनों अब बहुत ज़्यादा जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं मैम कि आपके पास इस वक्त कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं स्पीच थेरेपी के रिलेटेड या लैंग्वेज थेरेपी से रिलेटेड? ऑटिज़म बहुत ज़्यादा, और स्क्रीन टाइम आजकल जो है अगेन वही बात कि ऑटिज़म और स्क्रीन टाइम में आपको फिर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, डिफरेंशियली डायग्नोज करना पड़ता है कि ऑटिज़म है या स्क्रीन टाइम है, और समटाइम्स आप नहीं भी कर सकते। तो इसलिए हम लोगों का बेसिक जो है हम लोगों का फोकस होता है सिम्टोमेटिक इंटरवेंशन पे। हम जो है जो बच्चे के सिम्टम्स हैं, जिस लेवल पे उसकी लैंग्वेज है, हम उसी हिसाब से उसकी थेरेपी करते हैं। हम इस चीज़ पे नहीं जो है उसका टाइम ज़ाया कर सकते कि इसको ऑटिज़म है या इसका स्क्रीन टाइम की वजह से है। हम ये मतलब अगर हमें पता चले पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हुए कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हम उनको गाइड करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्क्रीन टाइम जो है वो कम करके ख़त्म करें, उसको और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, पार्क्स लेके जाएं, कलर्स कराएं, ब्लॉक्स दे के दें और टॉयज़ लेके दें, उनके साथ खुद बैठ के खेलें। और अगर बच्चा आपके साथ नहीं भी इंटरेक्ट कर रहा, तो आप जो बच्चा कर रहा है उस एक्टिविटी को दोहराएं कि अच्छा अब हमने ये किया, हमने ये किया, अब हम टावर बना रहे हैं ब्लॉक से, अब हम कलर कर रहे हैं, जो भी बच्चा कर रहे हैं, ताकि उसको लैंग्वेज का जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है हम बच्चे को दें। ठीक है। पेरेंट्स की कोऑपरेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स ये समझते हैं कि थेरेपीज़ वगैरह से कुछ नहीं होता, जो थेरेपी एक टीचर करवा रहा है या कोई थेरेपिस्ट करा रहा है वो हम खुद भी कर सकते हैं।
तो ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना कितनी अब ज़रूरी है? अल्लाह का शुक्र है अवेयरनेस जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स की तरफ से कॉपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगेन समटाइम्स जो है वो फेस करना पड़ता है कि पेरेंट्स जो है वो नहीं कॉपरेट करते, या पेरेंट्स जो है कॉपरेशन से ज़्यादा पेरेंट्स का ये होता है बहुत ईगर होते हैं सुनने के लिए कि कब ठीक हो जाएगा। इसका हम कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कि क्योंकि हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि बच्चे की लैंग्वेज नहीं डेवलप होती है, बच्चा वर्बली बोलना स्टार्ट नहीं करता, वो आपका बड़ा भी हो जाएगा वो लैंग्वेज नहीं डेवलप होगी, उसमें फिर और चीज़ें आती हैं जिनको हम कहते हैं AAC डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो, कम्युनिकेशन डिवाइस आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मकसद है वो बच्चे की कम्युनिकेशन डेवलप करना है। अगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस तरह से होती हैं कि जो है एक आप टैब पे भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो और पूरे पूरे डिवाइस भी जो है आप ख़रीद सकते हो, जो कि ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पाकिस्तान में उस तरह से यूज़ नहीं होते, लेकिन बाहर बहुत यूज़ होते हैं। और उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि बच्चे को जो भी उसकी नीड है उसने बटन प्रेस किया, उसमें से वो आवाज़ आ गई, या वो वर्ड की, या वो सेंटेंस लेवल पे है, या फिर वो फ्रेज लेवल पे है, ये अगेन जो है स्पीच थेरेपिस्ट का काम है उस बच्चे तो को फिर डिवाइस मतलब पे- आपका ये कहना है कि अक्सर बच्चे, क्योंकि पहले आपने कहा कि बच्चों के बोलने का ताल्लुक यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा हो बिल्कुल सकता ऐसा है, ही है। तो एक लेवल पर जाके आपने बच्चों को के साथ थेरेपीज करके एक्सरसाइज करके उनको इतना ट्रेन किया कि उनका ये मेंटल स्ट्रांग हो गया, लेकिन वो फिर भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उनके दिमाग और जुबान तक के हिस्से में, इसीलिए वो फिर उसको बोल नहीं पाते। बिल्कुल तो जो बच्चा क्लिक कर रहा है उसका मतलब दिमाग तो सही चल रहा है ना? बिल्कुल रिसेप्शन होगी अगर बच्चे की, तो ही रिसेप्टिव लैंग्वेज जो हम कह रहे हैं समझ, यानी अगर बच्चे की होगी, अगर आसान अल्फाज में बात करूं, तो ही हम बच्चे को जो है वो किसी डिवाइस पे लेके आ सकते हैं। या पाकिस्तान में जो ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि डिवाइसेस अगेन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और जो है यहाँ पे उस तरह से यूज़ नहीं होते, मतलब वही उसी पे जो है वो अगर टैब पे आपको बच्चे को एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दे रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, तो उसी टैब पे जो है वो व्हाट्सएप भी यूज़ होगा, उसी टैब पे जो है वो यूट्यूब भी देखेंगे पेरेंट्स बैठ के, तो वो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं करता। तो फिर उसमें अगेन दूसरी चीज़ जो आती है वो होती है कि हम जिसे कहते हैं पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, कि आप बच्चे की जो नीड्स हैं उनकी ये पिक्चर्स जो है वो लेते हो और फिर उन पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाते हो कि बच्चे को जो चीज़ चाहिए वो अपनी उस पिक्चर कम्युनिकेशन बुक में से निकालेगा और पिक्चर देगा, और फिर जो है बच्चा जो है जो चीज़ चाहिए होगी वो आपको समझ आ जाएगी कि बच्चे को जो है पानी की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, खाने की, टॉयज़ की। एंड देन इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ बच्चा वर्ड पे होगा, ये जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस या पिक्चर कम्युनिकेशन है, इसमें आगे बच्चे को आप सेंटेंसेस पे लेके जाते हो, इसमें बच्चे को आप कम्युनिकेशन जो है उसकी कमेंट्स बच्चा कर सकता है, तो ये भी मतलब एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फेमिना साहिबा फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप के जो हमारे इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं वो इस चीज़ पे ख़ास तौर पर फोकस करेंगे कि चंद लम्हे के बच्चों के रोने धोने से बचने के लिए और अपना खाना सुकून से खाने के लिए या रात को सुकून से सोने के लिए बच्चों को हम सारा दिन जो है वो स्क्रीन टाइम देकर रखते हैं, और हमें ये लगता है कि बच्चा इंटरनेशनली या इतनी कलरफुल चीज़ें देख रहा है तो बच्चा भी खुश है और वो उससे लर्निंग प्रोसेस भी उसका हो रहा है। कहती है जो हैंडी आपके पास एक डब्बा है उससे बाहर निकल के सोचें कि आपको वहाँ पे भी इंजॉय करना है, हर चीज़ को हर मोमेंट को कैप्चर करना ज़रूरी नहीं है। सोशल एनिमल जो कहा गया ह्यूमन बीइंग को, वो इसीलिए कहा गया कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिविटी है, और ज़िंदगी भी उसी शख्स की है जिसका कोई सोशल सर्कल है, और मरने के बाद भी वही शख्स जो है वो सुकून में है जिसका सोशल सर्कल है, क्योंकि जब आपको कोई सोशल सर्कल होगा तभी वो पीछे से आपके लिए हाथ उठाएगा दुआ के लिए। एक ब्रेक, न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ फ्रेंड। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और नजम, आपको पता है कि जितने भी दोस्तों का ग्रुप होता है उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, और वो ये है कि दोस्तों ने कहीं ना कहीं एक प्लान बनाया होता है कि हम मिलके एक मुश्तरका बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। सही बात लेकिन है। फैसला करना बड़ा आसान होता है और उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है या इनिशिएटिव लेना होता है या उसका आगाज़ होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, और ये आगाज़ किस तरीके से किया जाए आज हम इस पर बात करेंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और उन्हीं स्टार्टअप को बहुत सारी फंडिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए रिसेंटली पाकिस्तान टेलीविजन मिनिस्ट्री प्लानिंग ने एक प्रोग्राम भी किया था, इनोवेशन हब। अब जिक्र करते हैं हम एक ऐसे स्टूडेंट का जो रिसेंटली ग्रेजुएट हैं एक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की से,
CS के स्टूडेंट हैं और इन्होंने अपनी डिग्री को करामत करते हुए ये आप लोग देख सकते हैं कि गेमिंग्स और मुख्तलिफ फीचर में इनका ये टेक सोल्यूशन है। अब ये टेक सोल्यूशन करता क्या है, ये जो आप जंपिंग और ये तमाम चीज़ें करते हुए देख रहे हैं, सो ये एक फिज़िकल एक्सर्शन को एक वीडियो गेम के साथ लिंक करता है। और इंसान जो हम लोग अक्सर जिक्र करते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, प्रॉब्लम लथार्जिक हो गए हैं और ये सब चीज़ें इस वजह से हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हैं अपनी वीडियो गेम्स के ऊपर। सो वीडियो गेम्स के साथ अब फिजिकल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं। तो कितना अच्छा हो कि ये वीडियो गेम्स जो हैं वो आपके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ का भी बाइस बन जाए। इसके ऊपर बात करेंगे और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और किन प्रॉब्लम से उनको गुजरना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जिनका एक स्टार्टअप है, शामिर खान उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम शामिर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। अरे थैंक यू फॉर कमिंग। आप खैरियत से हैं? आई एम गुड। अच्छा शामिर, मुझे ये बताएं, थोड़ा सा पहले तो अपना बैकग्राउंड बता दें कि आप किस डिग्री से ताल्लुक़ रखते हैं और ये आपका स्टार्टअप है क्या? ठीक है, तो बेसिकली मेरे टेक से काफ़ी पहले से था, मैट्रिक FSC से मैं फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और उसके अंदर इन था। फिर मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेस से मैंने काम किया था, पाकिस्तान, दुबई, इंग्लैंड। इसके अलावा NGOs में काम किया, यूट्यूबर्स के साथ काम किया। फिर एक स्टार्टअप मैंने इनिशिएट किया जब कोविड का टाइम था, तो वो काफ़ी हिट हो गया नमल के अंदर। और फिर वहाँ से हाइप मिली तो पता चला कि एक छोटी सी टेक पे चीज़ बनाकर आप हाइप क्रिएट कर सकते हो और बेसिकली लोगों की हेल्प कर सकते हो उस एक टेक से। और फिर उसके बाद वो मेरा पहला स्टार्टअप था और दिस वन ग्रो अप टेक सोल्यूशन इज माय लास्ट स्टार्टअप। शामिर, आइडिया कहाँ से आया कि आप इन दोनों चीज़ों को लिंक करो? क्योंकि जब हम वैसे गेमिंग की बात करते हैं, आजकल जो गेमिंग चल रही है वो तो सारी जो है वो ई गेमिंग चल रही है, ठीक है। और यूजुअली वैसे पेरेंट्स का ये गिला भी होता है, शिकवा भी होता है कि हमारे बच्चे बाहर जाके नहीं खेलते। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे? एग्जैक्टली यहीं से आया था आइडिया कि मेरा कज़न था रेहान, 5 इयर्स का था, मेरी बहन की शादी थी, वो काउच पे बैठ कर बस सिर्फ फ़ोन पे गेम्स खेल रहा है। यही सोचा कि यही फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप को आप सामने रखो और अपने फिजिकल जेस्चर से गेम खेल सको। यहाँ से गेम का आगाज़ हुआ और फिर मैंने सोचा एक ऐसा कंट्रोलर बनाते हैं जिससे किसी भी गेम को आप फिजिकली खेल सको। तो इसके 3 फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये, जो गेमर्स को एक नया और फिजिकल एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा होता है एंटरटेनमेंट के लिए। दूसरा, जो पेरेंट्स कंसर्न होते हैं अपने बच्चे की फिजिकल हेल्थ के मामले में, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो रही होती है इससे। थर्ड चीज़ ये कि जो लड़कियां बाहर नहीं जा सकती या फिजिकल हेल्दी एक्सरसाइज नहीं कर सकती और घर बैठे करना चाहती हैं, ऐप्स मौजूद हैं फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन वो काइंड ऑफ बोरिंग हो जाती है, बट गेम्स काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज वो घर बैठे बर्न कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, वंडरफुल। सो इसमें कौन कौन सी गेम्स खेल सकते हैं आप? इस पर आप सारी गेम्स खेल सकते हैं, इंक्लूडिंग क्रिकेट? सॉरी, क्रिकेट, फीफा, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी। लेकिन हम लोग बच्चों को टारगेट कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो सिंपल गेम्स हैं हम लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लाइक नीड फॉर स्पीड, जिसमें कम कंट्रोल्स इन्वॉल्व हो। वंडरफुल। अच्छा, तो इसके लिए जो कंट्रोलर आपने बनाया, ये सारा का सारा रॉ मटेरियल इसका पाकिस्तान से था, ये वर्किंग कैसी है इसकी? अच्छा, ये सबसे मज़े की बात है कि हम में कोई भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने सिंपली हम लोग की वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और कोई भी फ्री गेम या आपने डाउनलोड की हो गेम आप उसे खेल सकते हैं। सो इट्स अ सॉफ्टवेयर थिंग। It's a software thing. Wow. That's why तो it is सॉफ्टवेयर के super अंदर unique. ऐसी क्या चीज़ें हैं? Sorry? उस सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या है? उसमें हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम्स लगाए हुए हैं जिससे आप कैमरे की मदद से आप सारे जेस्चर्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इंटरनेशनली पहले से यूज़ हो रहा है? इंटरनेशनली स्पेसिफिकली ये चीज़ नहीं हो रही यूज़। उससे पहले जो हो रही है, आपने ऑकुलस देखा हो या Nintendo भी, Xbox Connect देखा हो, तो आपको बहुत एक्सपेंसिव गैजेट्स लेने पड़ते हैं। गैजेट्स की प्राइसिंग 50,000 का एक गैजेट होता है और उसकी गेम, एक पर गेम की भी जो कॉस्ट होती है 50,000 ही होती है, और वो भी स्पेसिफिक गेम्स होते हैं। अगर आप जेनेरिक गेम्स के लिए कोई भी ऐसा कोई चीज़ मौजूद नहीं थी इसके। ठीक है शामिर, आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये कहाँ पे अवेलेबल है? आप लोग सिंपली इसे ग्रो अप टेक सोल्यूशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे जैसे आप बता रहे हैं, जिस तरीके से पूरा प्रोसेस बता रहे थे, बड़ा आसान लग रहा है कि शामिर के माइंड में एक आइडिया आया और उसने जो है वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर लिया। क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ी इस पूरे प्रोसेस में? अच्छा, जो पर्सनली मुझे एक सबसे बड़ी एक मुश्किल देखनी पड़ी तो वो एक बिजनेस जॉब माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट का कन्वर्जन था। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि मैं मैट्रिक FSC से फ्रीलांसिंग कर रहा था, जॉब्स कर रहा था, इंटर्नशिप्स कर रहा था, वो यही माइंडसेट था कि डिग्री के बाद 6 डिजिट्स की सैलरी होनी चाहिए। और जब मैंने स्टार्ट किया, आई वाज इन 5th सेमेस्टर, ये 2021 की बात होगी, और कोविड का टाइम था, और तब मुझे 80,000 UK की कंपनी से ऑफ़र हुए, और साथ में मेरा नमल ट्रांसपोर्ट का जो स्टार्टअप था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब ऑप्शन थी कि मतलब आराम से है, सही चल रहा है, पैसे कमाऊँ, ठीक है, या फिर स्टार्टअप के लिए करूँ जो कि लॉन्ग टर्म गेम है और उसके बाद मिलेगा।
मैंने अपनी माँ बाबा को सामने बिठाया और उन दोनों को बताया कि ये है, स्टार्टअप करूँगा तो बाद में जाकर पैसे आएंगे, लेकिन ज़्यादा आएंगे, अच्छे आएंगे, इट्स गुड, ठीक है, और आप कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। हाँ, और इसमें ये है कि अभी मैं जॉब कर लेता हूँ, बाद में जाके फिर मैं स्टार्टअप कर लूँगा, ठीक है। तो उनने कहा नहीं, अगर आप कर रहे हो, उनने देखा भी था एक स्टार्टअप अच्छा चला है तो कर भी लेगा, तो उनने काफ़ी पुश किया कि आप स्टार्ट करो। तो सबसे पहला जो मेरी जंग थी वो ये थी कि जॉब माइंडसेट टू बिजनेस माइंड। इसमें और भी चीज़ें थी कि जो चीज़ें पहले मैं खुद करता था ताकि मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो, अब वो मैंने टीम को कराना शुरू कर दिया। अब जब मैंने टीम को पहला काम दिया तो वो वेबसाइट बनाने का था बेसिकली, और तब मेरे दिल में था मैं खुद बना लेता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कहा देने का हुनर आना चाहिए। फिर और भी फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर से मिलता है, वो सब यही वाली बात करते हैं। ओके, तो वहाँ से मेरी जो पर्सनली मुझे लगी वही लगी। वंडरफुल। अच्छा, आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से बोला कि मैं मिलता हूँ, क्या कॉमन जो है वो देखते हैं आप उनके अंदर एक जज्बा या एक हिम्मत या एक पॉजिटिव पॉइंट जो आप बताना चाहें? अच्छा, द थिंग इज़ कि हर एक किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, हाँ, चाहे वो छोटी प्रॉब्लम हो। हाँ, मैं आपकी ये वाली बात से बहुत इम्प्रेस हूँ, एक बात से, क्योंकि हम लोग दोस्त बैठ के बात करते होते हैं कि पैसा जो है वो कैसे आता है। उसके लिए ये होती है एक गेम कि कम्युनिटी को सर्व करें, किसी भी कम्युनिटी की नीड को आप पूरा करेंगे तो उसके अल्टरनेट में आपको पैसा आएगा। तो ये कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन जो है, ये प्लीज़ बताएं इसके ऊपर। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। और 3 फेजेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। एक तो ये होता है कि उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा फेज़ होता है कि लोगों को पता है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम लेकिन उसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है। तीसरा फेज़ होता है कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लोगों को पता भी है और उसका सोल्यूशन भी मौजूद है। लाइक जीमेल की बात करें, जीमेल की लोगों को पता है मेल करना है और जीमेल इज़ देयर। अब इस तीनों फेजेस में पहले वाले फेज़ में ये होता है जब प्रॉब्लम है लेकिन आपको सोल्यूशन बताना है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस देनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ और कॉस्टली लगता है। लास्ट वाले फेज़ में आपके पास पहले से कंपटीशन होता है जिसको आपने बीट करना है। जो थर्ड वाला बीच मिडल फेज़ है, इसमें पाकिस्तान है, जिसमें लोगों को पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और उसका सोल्यूशन देना है। अब इस फेज़ में जब प्रॉब्लम की तरफ लोग जाते हैं तो लोग आराम से हिट हो सकते हैं, और पाकिस्तान में आराम से इस पर प्रॉब्लम्स पे सोल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा शामिर, आपकी एज के या हमारी एज के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में आइडियाज़ होते हैं, और जब मिल बैठ के डिस्कस करते हैं तो हर एक के माइंड में कोई ना कोई आइडिया होता है कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल हो जाए। अच्छा, क्या वजह है कि इसके ऊपर काम करना मुश्किल है, और कहाँ से पहला स्टेप लिया जाए ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा आसान हो सके? अच्छा, इट्स अ वंडरफुल आइडिया क्वेश्चन। सॉरी, हम लोग की जो नॉर्मल यूजुअल है, आप एग्री करेंगे मेरे साथ, ठीक है, हम ढाबे पे बैठे होते हैं दोस्त और कहते हैं कि लाइक चाय पीते हुए यार ये $1 बिलियन आइडिया, हमें ये एग्जीक्यूट करना चाहिए, और होता भी है। लेकिन वही 3 दोस्त जो आइडिया डिस्कस कर रहे होते हैं वो को फाउंडर बन जाते हैं, लेकिन वो रैशनल डिसीजन होते हैं सबके कि हम स्टार्ट करते हैं। उन 3 दोस्तों में सिर्फ एक दोस्त होगा जो उस पर सही से काम करना चाह रहा होगा, बाकी दोस्त ऑब्वियसली दोस्त होंगे तो वो उसके साथ सपोर्ट कर रहे होंगे लेकिन ऐसे जो उसकी हेल्प नहीं कर रहे होते, या फिर उनकी इंटेंशन कोई और होती है कि जॉब माइंडसेट होता है, तो वो उस तरह से चल नहीं पाते आपस में। तो इसमें चाहिए ये कि अगर किसी के पास आइडिया है, स्पेशली इन स्कूल लेवल पे, कि अगर स्टार्ट में आपने ढाबे बैठे हुए, आपने एक को फाउंडर रख लिया, यस वो आपके साथ ज़्यादा लॉयल्टी के साथ काम करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रुक कर उस पर वर्किंग करके फिर को फाउंडर के लिए जाना चाहिए। या फिर को फाउंडर ले रहे हो तो आप 3 को फाउंडर बेस्ट होते हैं। पहला आपका टेक का हो, दूसरा अगर बिजनेस ओरिएंटेड हो उस गुड, और तीसरा आप जैसा कोई मीडिया का हो, ठीक है। तो ये 3 को फाउंडर बेस्ट होते हैं। गुड आइडिया। और दूसरी जो चीज़ें को फाउंडर के लिए लोगों मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर मिल के काम कर रहे हो तो वो ये कि आपको ना को फाउंडर के साथ पिकनिक पे जाना चाहिए। जब आप सफ़र में जाते हो ना, आप उनके साथ खा रहे होते हो, आपको अच्छी खासी उसकी नेचर का पता चल जाता है। हाँ। तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप पुरानी टेक्निक है। अच्छा, वंडरफुल। शामिर, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, इसी तरीके से बेस्ट ऑफ लक करते रहो। मुझे ये बताओ कि ये जो आपका एक वेंचर आ गया है, अब इसके बाद क्या प्लान है? लाइक इसी को इन्हांस करना है और किसी कंपनी के साथ आपकी बात हुई, या क्या आपने आगे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? ठीक है, बेसिकली तो अभी हम लोग बूटस्ट्रैप कर रहे हैं फुली इसको। दूसरा ये कि अभी हम लोग को इन्वेस्टमेंट की उस तरह ज़रूरत नहीं है तो हम लोग देख नहीं रहे। और कभी भी इन्वेस्टमेंट जो है, या एक एतमाद नज़र आता है कि स्टार्टअप का एतमाद है, बट कभी भी उसकी ज़मानत नहीं होती। हमने पीछे रिसेंटली 2021 में बहुत से स्टार्टअप को बंद होते हुए देखा। वो लोग
50 lakhs तक पे कर रहे थे अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन उनके बंद फंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके रीज़न यही थी कि वो एक बबल होता है जो इन्वेस्टर के पैसे लेकर आप उसको बबल करते रहते हो, बड़ा मार्केटिंग पे फोकस कर रहे होते हो, रेवेन्यू सही से आ नहीं रहा होता। तो हम लोग की जो प्लानिंग है वो ये है कि हम लोग एग्जैक्टली रेवेन्यू स्टेज पे जाएं, क्योंकि हम लोग का पैसा है, हम बर्न कर सकते हैं उस चीज़ में, और फिर बाद में जाकर हम लोग उसको इन्वेस्टर के लिए जाएं, जब हम लोग एग्जैक्टली जब कोई रेवेन्यू स्टेज पे हों। वहाँ पर ठीक है शामिर, जैसे आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो कि एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनके पास रेवेन्यू भी बड़ा अच्छा होता है, उनकी फंडिंग भी बड़ी अच्छी हो रही होती है और सारी चीज़ें फाइनेंसिस वगैरह सब चीज़ें पूरी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं होते, कुछ टाइम पे जाके वो क्लोज हो जाते हैं। इसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं? इसकी बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। लाइक मेरा एक सेशन था, मैंने रिसेंटली दिया था 10 रीज़न वाई स्टार्टअप फेल्स। जिस तरह कि मैंने कहा, कुछ लोगों की टर्म्स कंडीशन स्टार्ट में सही नहीं होती, इन्वेस्टर के पास जा रहे होते। अच्छा, पाकिस्तान के इन्वेस्टर के साथ एक मसला है, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो रियल इस्टेट पे हो रही होती है, और लोगों के पास पैसा है, 60 lakhs तक देना कोई मसला ही नहीं होता लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर मेरे पास आता है और कहता है मैं 60 lakhs आपको पे करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तो इट्स गुड, लेकिन आगे से उनको इन्वेस्टर माइंडसेट, स्टार्टअप के लिए एक इन्वेस्टर माइंडसेट चाहिए होता है कि अगर पहला इन्वेस्टर आ रहा है तो वो दूसरे इन्वेस्टर को भी लेकर आएगा, और फिर दूसरा, तीसरा, तीसरे इन्वेस्टर को लेकर आएगा, और इस तरह सीरीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने रेस करनी होती है, फंडिंग रेस करनी होती है। पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि अगर आपने वो प्रॉपर्टी में लगा लेंगे तो उनको इतने टाइम में इतना रिटर्न मिल जाएगा। स्टार्टअप के केस में आपको 3 साल तक तो आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होता, दूसरे इन्वेस्टर का पैसा है जो आप अपनी इक्विटी बेच के आप ले रहे होते हो, ठीक है, इस तरह का माइंडसेट चल, तो काफ़ी एजुकेशन का वहाँ पर है, एक ड्रॉबैक है। सेकेंडली ये कि अगर आप फॉरेन के इन्वेस्टर्स की तरफ जाओ तो वहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन और लैक ऑफ फाइनेंशियल क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, एग्जैक्टली, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गलत एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, और वो भी एक रीजंस हो जाते हैं। इसके अलावा ये होता है कि बैड टाइमिंग्स, प्रोडक्ट का लेट लॉन्च, ये सब भी एक मैट चीज़ें होती हैं। ठीक है, वंडरफुल। अच्छा शामिर, हम लोग रैप अप की तरफ जाएंगे, लास्ट 2 मिनट्स हमारे पास हैं। मुझे ये बताएं कि स्टार्टअप्स जो हैं पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि कहाँ पर गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है? एड टेक में ये जो आप कर रहे हैं स्मार्ट टेक, इसमें ज़रूरत है, या फाइन टेक में ज़रूरत है? क्या चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त? अच्छा, पर्सनली गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट होती है इन सारे स्टार्टअप्स में, इवन ये वाली गवर्नमेंट, उससे पहले या उससे पहले की, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्यूबेटर्स हैं, जो एक्सीलेटर्स हैं, जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर कनेक्ट भी करवा रही होती हैं। और एक चीज़ जो मैं पर्सनली देखता हूँ कि दिस इज़ अ गेम टेक और हेल्थ टेक, लेकिन इस चीज़ में उस तरह के गवर्नमेंट की या हम मिनिस्टर्स वगैरह से मिल रहे होते हैं तो वो भी एग्री करते हैं हम अब भी हम लोग की प्रायोरिटीज़ में नहीं है। हाँ। एग्री टेक में है या जो मेजर इश्यूज हैं उस पे है, लेकिन जिस तरह के जिस तरह हेल्थ टेक है या फिर ये गेम टेक है, इसमें उनकी प्रायोरिटीज ज़रा कम होती है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा शामिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लेकिन आपका आइडिया बहुत अच्छा था, इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप मिनिस्ट्री प्लानिंग के साथ जो है वो इन टच रहें, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से मैंने मेंशन किया था, इनोवेशन हब एक ऐसा प्रोग्राम था पीटीवी का जो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, जहां पर बहुत ज़्यादा हर किस्म के टेक के सॉल्यूशंस आए थे और उनको इन्वेस्टमेंट हुई है, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट कर रही है, और ये आई होप के मज़ीद भी आगे बढ़ेगी। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेंचर। आई होप किसी तरीके से पाकिस्तान के और भी नौजवान सामने आएंगे जो जॉब हंटिंग के बजाय जॉब क्रिएशन की तरफ जाएंगे। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। बर्र सग़ीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी का पैगाम, पैगाम पाकिस्तान। इक़बाल के ख्वाब की ताबीर, पैगाम पाकिस्तान। पैगाम पाकिस्तान, क़ायद आज़म के नज़रियात और अफ़कार का तसलसल। पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश की मुत्तफ़िक़ा आवाज़। पैगाम पाकिस्तान है पाकिस्तानी कौम के सुनहरी और ताबनाक मुस्तक़बिल की बुनियाद। पैगाम पाकिस्तान है वतन अज़ीज़ के मुमताज़ रहनुमा, स्कॉलर्स और अहले दानिश के मुत्तफ़िक़ा रहनुमा दस्तावेज़। आप देखेंगे पीटीवी होम पर पैगाम पाकिस्तान।
वैसे तो अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में ही आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का शुमार जो है उन ममालिक में हो रहा है जहाँ पे तेज़ी से आबादी बढ़ती जा रही है और वो बहुत सारे और फैक्टर्स को या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साथ साथ जो है वो इनकलकेट करती जा रही है और उसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें साथ जनरेट होती जा रही हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बिलखसूस या पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रॉब्लम या ज़िंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल बना रही है। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ और इसमें ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है, लेकिन कहीं ये सरमाया लाइबिलिटी में तब्दील ना हो जाए, और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लोग अपने वसाइल उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकें जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, या अपनी पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल करें कि हम लोग वसाइल अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बेसिक दो चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन, और वही चीज़ अगर पूरी नहीं होंगी तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और इन दोनों चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी ये है कि पॉपुलेशन पर काम किया जाए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितने भी मसाइल मौजूद हैं उन मसाइल का हल ही पॉपुलेशन है। और इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज एकेडमी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप? थैंक यू जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि स्टडीज़ क्या कह रही हैं, पाकिस्तान की आबादी किस तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगले 5 साल में आप क्या रेशो देख रहे हैं? 2.55 का आपने ग्रोथ रेट देखा है, जो कि ज़्यादा है उस ग्रोथ रेट से जो 2018 के सेंसस ने दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो हमारी असेसमेंट के हिसाब से भी ज़्यादा है। मतलब ये जो सर्वे, मतलब हम जो प्रिडिक्ट करते हैं ना कि 2.4 है, अब 2.3 हो गया होगा, टाइम के साथ दुनिया में ठहराव आता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो उसके लिए अभी हम यही, जब आप प्रोग्राम के ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि ये इसको इस तरीके से देखा जाता है कि अगर हम नंबर्स के अंदर देखें, स्टैटिस्टिक्स को देखें, हाँ, या इश्यूज़ को देखें मैक्रो लेवल के, वो आम आदमी के इश्यूज़ नहीं हैं। अभी आपने मुझे जिक्र किया कि NFC अवार्ड से इसका लिंक है पॉपुलेशन का, तो आम आदमी ये को पता भी नहीं है NFC अवार्ड क्या होता है। सो ये एक बड़ी सिंपल सी सादा सी एक इशू को कॉम्प्लिकेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें एज्यूम की जाती हैं। मैं आपको अगर सिंपली जो स्टडीज़ का आपने बात की, हमारे अपने स्टूडेंट्स पब्लिक हेल्थ में स्टडीज़ करते हैं, पॉपुलेशन के अपने बहुत सारे बहुत बड़ी एसोसिएशन है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, वो रिसर्च करती रहती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इट इज़ बोथ एट मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल अ प्रॉब्लम। तो हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, ये तो एक आम आदमी के लिए बैठे हैं ना, आम पाकिस्तानी के लिए। तो सुबह पाकिस्तान जो है ये आम आदमी देख रहा है, उसके लिए हम बैठे हैं और पॉपुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आम आदमी का जो मसला है वो सबसे बड़ा, हाँ, इकोनॉमिक्स है। तो सबसे बड़ा मसला इकोनॉमिक्स है। जब आप औलाद को, गरीब आदमी जब तक उसको इकोनॉमिक्स से जोड़ता रहेगा, पॉपुलेशन प्लानिंग नहीं हो सकती। हालांकि देखें ये कितना ऑक्सीमोरॉन किस्म की सिचुएशन है कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो ख़र्चा ज़्यादा होता है। अब आप अगर देखें गरीब आदमी को थोड़ा सा देखें, हम आम तौर पे कॉपी करते हैं ना सेलिब्रिटीज़ को, और वो हाई लेवल के जो लोग होते हैं या जो रिच फैमिलीज़ होती हैं। पाकिस्तान में हमने कभी कैपिटलाइज़ नहीं किया इस इशू को या इस चीज़ को कि जो हमारे मशहूर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उमरा हैं, एलीट है सोसाइटी की, उनके तो एक भी बच्चा नहीं होता, या एक होता है या दो होते हैं। हमने कभी इस चीज़ को सिंबलाइज़ नहीं किया गरीब आदमी के लिए कि बड़ा आदमी बनने के लिए छोटी फैमिली ज़रूरी होती है। ये कभी नहीं हमने किया। हम कहेंगे जी 2 बच्चे से ज़्यादा ना करें, हालांकि विच इज़ अजीब सी बात है कि 2 बच्चे। आप स्पेसिंग की बात करें, बर्थ स्पेसिंग की, गैप की बात करें, ऑटोमेटिकली 2 से 3 से 4 बच्चे होंगे। अगर आप ये कहेंगे ना कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करने, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, तो उसमें वो कंट्रोवर्सी आ जाएगी, रिलीजियस एलिमेंट भी आ जाएगा। तो हमारे यहाँ जो लो हैंगिंग फ्रूट है ना, हमने कभी उनको इस्तेमाल नहीं किया। सबसे बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा, मैं हमेशा जाके कहता हूँ कि अगर आप 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें तो 2 साल तक तो ऑटोमेटिकली बच्चा नहीं पैदा होगा। द वुमेन कैन नॉट, मोस्ट चांस होता है इन वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेटिंग, द वुमेन डोंट गेट प्रेग्नेंट। हमारे यहाँ पता है आपको ब्रेस्ट फीडिंग का रेट क्या है? 37-35% है। 65% खवातीन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही। डॉक्टर साहब आसान से बताएंगे मसला क्या है हमारी पॉपुलेशन? देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पुअर है ना, वो ये समझता है 1 more मेल चाइल्ड विल मेक माई इकोनॉमी बेटर, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ एब्सोल्यूट। बट हमने उसको कन्विंस नहीं किया। हम ये समझ, अच्छा अब 6 बेटियां उसकी पैदा हो गई हैं, उसने हर हाल में एक बेटा पैदा करना ही करना है। वो अल्लाह ताला से उसकी जंग है कि तूने भी मुझे नहीं दिया बेटा तो मैं भी नहीं छड़ाऊंगा। उसने भी 8 बच्चे पैदा कर लिए, 9 कर लिए बेटे के चक्कर में 6 बेटियां उसने पैदा कर ली, विच इज़ गुड बेटियां। और मैं आपको बताऊं, हमने जो अपनी लाइफ में देखा है, मैं खुद एक हेल्थ फील्ड से हूँ, तो जो पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले उसकी बेटी पहुंचती है। बेटा तो मिलता ही नहीं है बीमारी के टाइम, और मुश्किल वक्त में बेटी काम आती है। हमारे आवाम को ये समझ नहीं आती कि बेटे तो बीवियों के होते हैं,
बेटे की तरह माँ बाप के होते हैं। वो ये जो है ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट ही इतना गलत है कि हम ये सोचते नहीं है। तो आम आदमी क्या करता है, आम आदमी के जहन में ये है, वन मोर मेल चाइल्ड इज़ वन मोर हेल्पिंग हैंड। वन मोर हेल्पिंग हैंड के चक्कर में वो बच्चे बहुत सारे पैदा करते हैं। दूसरी बात, अब उसने ना तालीम की फ़िक्र करनी है, ना उसने साफ़ पानी की फ़िक्र करनी है, ना किसी और चीज़ की फ़िक्र करनी है। उसको फ़िक्र ही सिर्फ इस चीज़ की है कि मुझे मेरे साथ एक काम करने वाला ज़रात में और बाकी लेबर में मेरे साथ एक काम करने वाला आ जाएगा। अमीर आदमी या जो एलीट सोसाइटी है वो क्यों नहीं बच्चे ज़्यादा पैदा करते? बिकॉज देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड। आपने अच्छे स्कूल में भेजना है, 1 लाख रुपए फीस है आजकल, अच्छे स्कूल की खर्चा है आम आदमी को। अच्छा, अब हमने करना क्या है? जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एक तो ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन प्लानिंग का जो जितना भी वो है, उसमें इसको ना एलिटिज्म के साथ इसको थोड़ा सा एक डेवलपमेंट के साथ लिंक करें कि जो डेवलपमेंट माइंड होता है, अच्छा माइंड होता है, वो बर्थ स्पेसिंग करता है, वो गैप देता है। गैप की बात करें, डोंट से 2 चिल्ड्रन और नो मोर देन 2 चिल्ड्रन, डोंट से दिस। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप कहें बच्चे 2 ही अच्छे, नहीं, बच्चे जितने मर्जी हों, दरमियान में 2 साल का गैप। अब आप ज़ाहिर है कह तो उसको फ्री हैंड दे रहे हैं ना सोसाइटी को कि जितने मर्जी बच्चे पैदा कर, हम तो आपको नहीं मना कर रहे, बट इफ़ यू से 2-3 इयर्स का गैप, ऑटोमेटिकली द चिल्ड्रन नंबर विल बी लेस। अच्छा, नंबर 2, एजुकेशन के अंदर हमने देखा है, अगर फीमेल एजुकेशन के ऊपर आप प्रमोट करेंगे ना फीमेल एजुकेशन को, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी रेट कम आ जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 years, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 वो आपने बताया था जी, एग्जैक्टली। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या क्या जनरेट होते हैं जब एक कंट्री जो है वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाता है? देखें, हम तो ज़ाहिर है मुसलमान हैं, अल्लाह पे हमारा ईमान है, रिज़्क अल्लाह देता है, ये सारी बातें ठीक है, अल्लाह की तरफ से ही है रिज़्क। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें शऊर भी दिया हुआ है, प्लानिंग का भी कहा हुआ है, और ये नहीं कहा हुआ कि तुम जो बिल्कुल बगैर किसी परवाह के। तो हम सोसाइटी के तौर पे देखें, आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना, वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होती है। एक्सपोनेंशियल, न्यूमेरिकल, इस तरह नहीं होता कि 2 से 2.5 होगी, 2 से 3 होगी, ठीक है ना। इट डबल्स इमीडिएटली बिकॉज द चिल्ड्रन विल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। सो डेकेड्स के अंदर ये डबल ट्रिपल होती चली जाती है, जबकि वसाइल कंट्री के परसेंटेज में बढ़ते हैं और हमारे तो परसेंटेज में कम भी होते हैं। आपको पता है ना, जीडीपी बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज, एनर्जी का इशू है, बाकी हमारा 5%, 6% पे जाती है, वापस 2% पे जाती है, कभी नेगेटिव में चली जाती है। तो जब कंट्री के अंदर वसाइल जो हैं वो परसेंटेज वाइज इंक्रीज हो रहे हों और पॉपुलेशन डबल ट्रिपल हो रही हो, तो फिर हम मांगते, देखें अब ये कितनी अजीब बात है, मुझे ये भी कहना चाहिए, ये हमारा इंडिविजुअल मसला है। डेफिनेटली इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस, कितने बच्चे पैदा करने हैं मियाँ बीवी का आपस का फैसला है। लेकिन जब हम इसको करेंगे, जब उनकी ज़रूरत की बात आएगी तो हुकूमत को गालियाँ देना शुरू कर देंगे, जी तालीम नहीं है, सेहत नहीं है। बच्चे आपने पैदा किए, मल्टीप्लाई किए बेतहाशा किस्म के, आपने उस वक्त तो नहीं पूछा गवर्नमेंट से, उस वक्त तो आपने कुछ नहीं कहा। तो हम अपनी ज़ाती इनफरादी तौर पे हम अपने वसाइल वाली बात को आगे लेकर बढ़ें कि वसाइल में देखें ना कि हमें अब वसाइल जो हैं वो हम उनसे मांगते हैं हुकूमत से। अब पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिविजुअल फैमिली मैटर आ गया, लेकिन सेफ वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन एयर स्टेट का मसला आ गया। तो स्टेट क्या करे? जब से पहली चीज़ ये है कि आपने पॉपुलेशन को प्लान तरीके से आगे लेके जाना है, और मेरे ख्याल में सबसे अहम है इसमें फीमेल एजुकेशन, सबसे अहम है ये जो आज आप कर रहे हैं प्रोग्राम, ये रेगुलरली करना चाहिए। इसमें रिलीजियस लीडर्स को भी बुलाएं, खास तौर पे ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। कुरान जब कह रहा है कि और माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं, ये कुरान है ना, ये तो मतलब कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, हमने उसको भी नहीं मानना है। हमारी वो भी 35-36% है परसेंटेज ब्रेस्ट फीडिंग की, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली गैप आ जाता है। फिर एजुकेशन, पहला वर्ड ही इकरा है, पढ़, तो हमने पढ़ाना भी नहीं है। तो आप एजुकेशन को प्रमोट करें आप। अच्छा, और एक और चीज़ है कि एक्सेस जो है ना वो थोड़ी सी हमें बेहतर करनी पड़ेगी फैमिली प्लानिंग की। तो जो फैमिली प्लानिंग की प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी इंपोर्ट पे हर किस्म की ड्यूटीज हुकूमत माफ़ करे। आई थिंक इट शुड नॉट बी टैक्स्ड ना, एक चीज़ मुल्क के फायदे के लिए आ रही है, उसको आप टैक्स क्यों? ठीक है, अच्छी सजेशन है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक हम देखते हैं जब पूरे मुल्क का जायचा देखते हैं और पूरी कंडीशन देखते हैं, तो ये जो अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें आपने ये तो बहुत अच्छा कहा कि हमें एक अवामी लेवल पर जाके उतर के उसको समझाने की ज़रूरत है, हमने उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पर जाके अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन अवेयरनेस के लिए आप क्या समझते हैं कि स्कूल कॉलेजेस एक मेन प्लेटफॉर्म है, या वो प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए? 2-3 तरीके हैं। एक तो तकरीबन मस्जिद के मेंबर और मेहराब होने चाहिए क्या? हमने एक और जुल्म किया था थोड़ा सा कि हमने अपनी लेडी हेल्थ वर्कर को ओवरबर्डन कर दिया। लेडी हेल्थ वर्कर 1994 में पाकिस्तान में डेवलप की गई थी फॉर द सेक ऑफ फैमिली प्लानिंग। उसका नाम था नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। उसको हमने फैमिली प्लानिंग के अलावा हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया।
रेडियल वर्कर को। फैमिली प्लानिंग के अलावा हर चीज़ के लिए उसको, टीबी के लिए, मलेरिया के लिए, EPI के लिए, हर चीज़ के लिए, पोलियो के लिए। अल्टीमेटली वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो वो जो काम करने वाला आप कह रहे हैं ना फार फ्लंग एरिया में, दैट इज़ द ओनली रिजॉर्ट फॉर अस। फैमिली प्लानिंग के लिए लेडी हेल्थ वर्कर काउंसलिंग करे, ब्रेस्ट फीडिंग की काउंसलिंग करे, वो गर्ल एजुकेशन की बात करे, प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करे, दैट इज़ द ईजीएस्ट, और वो ऑलरेडी अवेलेबल है वहाँ पे। देखें जिस इलाके में कोई नहीं जा सकता, अभी आपने फ्लड्स में देखा क्या हुआ है, ये जो फ्लड्स आए थे साउथ पंजाब में, सिंध में, सबसे बड़ा रिसोर्स जो था ना सब सपोर्ट का, वो लेडी हेल्थ वर्कर थी, क्योंकि वो उधर ही स्टैंडर्ड थी। शी वॉज ब्लॉक्ड देयर एंड शी डिड वंडरफुल जॉब। हमारे यहाँ पे जो है डेथ्स थी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, उसकी वजह थी प्राइमरी हेल्थ केयर। अच्छा, ये एक तो ये दूसरा, रेडियो, रेगुलरली आप रेडियो के ऊपर ये मैसेजेस दें, एंड डोंट से बच्चे दो ही अच्छे और इस तरह की, ये कंट्रोवर्सी में पड़े ही ना। हम कंट्रोवर्सीज पता है आपको क्रिएट करते हैं, डेफिनेटली देयर आर सम नेगेटिव फोर्सेस जो मुल्क में एजेंडा पोर्ट्रेल जो है वो के खिलाफ पॉजिटिव होना देखें, चाहिए। दुनिया की सबसे सेफेस्ट वैक्सीन पोलियो है, उस पर आप कंट्रोवर्सी करते हैं, फैमिली प्लानिंग पे कंट्रोवर्सी करते हैं। जो हमारी जामा है उसकी जो अजहर यूनिवर्सिटी का जो है, वो सबसे बड़ी मिस्र की जो यूनिवर्सिटी है, उसका फतवा है। ईरान नंबर 1 है, मतलब फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज के अंदर, सऊदिया, गल्फ, सारे मुस्लिम कंट्रीज में है। आपका ये मानना है कि हमें इस्लामी एतबार से भी चीजें देखनी चाहिए और इस चीज को फरोग देना चाहिए कि गर्ल एजुकेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो और कंट्रोवर्सी में ना पड़े। बहुत अच्छी आपकी तमाम हो और एजुकेशन पे फोकस करें, सर्विसेज, और सबसे बड़ी बात फैमिली प्लानिंग की कमोडिटी को इजी एक्सेस बनाएं। आपने बहुत आसान अल्फाज में हमारे तमाम सवाल जो है वो किल कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि इसके ऊपर जो है वो मजीद भी बात होगी, मजीद भी प्रोग्राम ऐड ऑन करना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे पे जो मैट्रिक के बच्चे हैं या O लेवल्स के बच्चे हैं, उनके पूरी एक अदद हिस्ट्री या जोग्राफी में एक पूरा टॉपिक है जो कि इसी के ऊपर है और उसमें पूरी डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को एजुकेट करने के लिए बताई जा रही हैं। ओके, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ रहें। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. दो कौमों या ममालिक के दरमियान दोस्ती को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का तरीका ये भी होता है कि आप मजहबी सियाहत को फ़रोग देते रहें और पाकिस्तान में इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों में भी अगर आप देखें तो बहुत सारे इस तरीके के सेमिनार्स हुए, बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसमें मजहबी सियाहत को फ़रोग दिया जा रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया के एक एक खित्ते से या दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से जो है पाकिस्तान का रुख करें। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके लिए विज़िट के लिए भी बेहतरीन है और दोनों या जिस ममालिक से भी वार हैं वहाँ की दोस्ती और कल्चर और ये सारी चीज़ों को फ़रोग देने के लिए एक बेहतरीन तरीका भी है। एग्जैक्टली 3 कल्चर नुमाया नज़र आते हैं हमारे पास, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म और सिखिज़्म, और मुस्लिम कंट्री तो हमारा वैसे भी मौजूद है और अब इन तीनों के लिए काम हो रहा है। सिंध के अंदर भी काम चल रहा है, हमारी जितनी साइट्स हैं सवात, मर्दान, हड़पा जैसी, टेक्सला, यहाँ पर भी काम चल रहा है और सिखिज़म के लिए ननकाना साहब, करतारपुर कॉरिडोर, पंजा साहब, इस तरह की बहुत सारी और रिलीजियस प्लेसेस भी मौजूद हैं। अब उनके ऊपर काम किस लेवल पर हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ में क्या है और इसको कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, इसी के ऊपर बात करने के हमारे साथ डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च NIHCR कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जनाब डॉक्टर साजिद अवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मज़ीद इस पर बात करें और बार बार बात करें। ये मजहबी सयाहत जो है ये आपके मुल्क के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है अगर इंटरनेशनल पोर्ट्रेल की बात करें तो?
हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने मजहबी सियाहत का टॉपिक ही लिया है ना जी, ये इस वक्त की अहम ज़रूरत है। और पाकिस्तान टेलीविज़न और आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं चंद तारीख़ी मुगालते जो है ना वो अपने सामीन और नाजरीन के थोड़ा से दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा रिलीजन इस्लाम है। यानी हम जब पाकिस्तान बना रहे थे तो हमें ये खौफ था कि जी हिंदू मेजॉरिटी हमें खा जाएगी। देखें जी, पाकिस्तान की मुस्लिम्स, बांग्लादेश के मुस्लिम्स, हिंदुस्तान के मुस्लिम्स मिला के द ओनली मेन रिलीजन इन दिस रीजन वो इस्लाम ही बनता है। हम पता नहीं क्यों इस खौफ से हैं। हमें एक तो इस खौफ से बाहर निकलना है कि जी हमारे मज़हब को कोई ख़तरा हो जाएगा अगर हम रिलीजियस सियाहत, मजहबी सियाहत को फ़रोग़ देते हैं। तो दूसरी बड़ी बात हाफिज़ साहब बड़ी अहम है जो हमें महसूस करने और समझने की है कि ये वो ख़ित्ता है जहाँ पे दुनिया के 5 बड़े मज़ाहिब पैदा हुए हैं, फ़रोग़ पाए हैं। हिंदुइज़्म यहाँ बना, महाभारत यहाँ लिखी गई, रामायण यहाँ लिखी गई, अच्छा बुद्ध मत यहाँ बना, अशोका द ग्रेट यहाँ बना, बुद्धा यहाँ बना, ठीक है जी। बाद में उसके जापान और कोरिया और थाईलैंड और इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर पहुँच गए। फिर इसी तरह से सिखिज़म तो पैदा ही यहीं हुआ। अच्छा, आखिरी अगर आप देख लें अहमदियत वाला भी। इसके अलावा ये तो मैं 5 बड़े मज़ाहिब बता रहा हूँ, छोटे 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 कई मज़ाहिब हैं जो यहाँ पे पैदा हुए हैं। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि जैसे आपने फरमाया कि यहाँ पे हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, यहाँ पे ज़रतुश्त हैं, यहाँ पे पारसी हैं, यहाँ पे ज्यूज़ हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस का तो है, यहाँ पे एथीइस्ट हैं, वो और छोटे छोटे कई और रिलीजन्स हैं। एक तो हमें उन्हें डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा, मजहबी सियाहत में भी हमें थोड़ा सा इससे निकल के ज़रा सोचने की ज़रूरत है गैर रवायती अंदाज में, कि सियाहत का मतलब सिर्फ किसी एक सैरगाह पे चले जाना नहीं होता। सियाहत की मुख्तलिफ़ इक़साम है। यानी सबसे पहले तो वो कहते हैं इको टूरिज़म, कि जी एक सेहत अफजा मुकाम पे चले जाएँ, आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ, आप नॉर्दर्न एरिया चले जाएँ। दूसरे नंबर पे जो अहम आता है वो है सकाफ़ती सियाहत जो है, यानी कल्चरल साइट्स जो है ना वो हमारी वो उन पे हमें विज़िट करना चाहिए। तीसरा है दुनिया की बड़ी सियाहत जो है वो मजहबी सियाहत है। और मैं ये समझता हूँ कि स्टैटिस्टिकली अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा जो टूरिज़्म होता है ना वो मज़हब के नाम पे होता है। यानी पूरी दुनिया से मुसलमान हज करने जैसे सऊदी अरब जाते हैं, पूरी दुनिया से ज़ायरीन ईरान, इराक, शाम, लिबनान कहाँ जाते हैं, सेंट्रल एशिया जाते हैं, मतलब इस तरह से सेंटिमेंट से अटैच होते हैं। और ऐसे ही इसराइल में, जेरूशलम में पूरी दुनिया से ज्यूज़ आते हैं। अच्छा, ऐसे ही पोप के पास क्रिश्चियन सारे जो हैं वेटिकन सिटी आते हैं। इस हिसाब से हमें ये इस वक्त ज़रूरत है कि हम एक तो इस बात को ऑन करें कि हमने 5 बड़े मज़ाहिब पैदा किए, ये वो रीजन है, ठीक है जी। दूसरा, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी इस इलाके में बनी जो कि हमारे नियर बाय टेक्सला, जिसका नाम तक्षशिला था। दुनिया की पहली सियासी फिक्र, सियासी नज़रिया यहाँ पे पैदा हुआ। कोटेलिया चांकिया जो इसी यूनिवर्सिटी का, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का उस्ताद था, उसने अर्थशास्त्र लिखी और वो अरस्तु और अफलातून और इनसे बहुत पहले की बात है, जो दुनिया की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे बड़ी पॉलिटिकल फिलॉसफी है। हम सिर्फ इसलिए उसे ऑन नहीं करेंगे कोटेलिया चांकिया एक हिंदू था। अच्छा, ओ भाई हिंदू था या बुद्धिस्ट था, बाद में बुद्धिस्ट भी हो गया। बात यह है कि वो इस रीजन का था ना, हमें उसे ऑन करना चाहिए, वो हमारा ट्रेजर है। दुनिया में मैं आपको बताऊं हाफिज़ साहब, पहली दफ़ा इंसान के पास ज़ुबान का शऊर नहीं था, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं था, आवाज़ें थी ऊँ जैसे जानवरों की होती हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस में। पहला ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो इस यूनिवर्सिटी में पाणिनि ने दिया। उससे पहले मैनकाइंड के पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज सर, हमारे पास जितनी चीज़ें हैं ना इसके ऊपर हम लोग चाहेंगे कि हमारे पास अगर आखिर में वक्त बचता है तो हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन इतना रिच होने के बाद ये हमारा कंट्री, अब हमारी जिम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? बहुत इमीडिएटली तो हमें ये करना चाहिए, हमें डिजिटाइजेशन ऑफ हिस्ट्री करनी चाहिए, डिजिटाइजेशन ऑफ टूरिज्म करनी चाहिए। एक और हम लोग जब जिक्र कर ही रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो आई मस्ट अप्रिशिएट और तमाम
आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा जो रिसेंट गवर्नमेंट ने और डॉक्टर रमेश कुमार वज़ीर आज़म हमारे एक्स शहबाज शरीफ साहब उन्होंने मिलकर जो करवाया यहाँ पर कल्चरल के लिए बुद्धिस्ट लेकर आए और वो सारा करवाया, वो एक बेंचमार्क था कि यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म का आगाज़ हो और ये चीज़ें इस तरफ एक डायरेक्शन बन जाए कि लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाए। बहुत अच्छा। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि आप इस मुल्क को अगर तरक्की देना चाहते हैं ना तो बड़ा आसान तरीका है, यानी हम बाकी दुनिया के साथ, इंडिया के साथ हम इकोनॉमिकली शायद इतनी जल्दी कम्पीट ना कर सकें, वो दुनिया की बड़ी 5वीं मीशत है, हम 45वें नंबर पे पड़े हैं, 42वें नंबर। कल्चरली हम इतने रिच हैं या रिलीजियसली कि आप बुद्धिस्ट साइट्स खोलें ज़रा और पूरी दुनिया से बुद्धिस्ट्स को यहाँ पे इनवाइट करें। उनका तो ये काबा है। मसलन हमने 2-3 बुद्धिज़्म के कॉन्फ्रेंसेस करवाई। आप यकीन करें कि उनके जो चांसलर्स, वाइस चांसलर्स आए हुए थे कोई 12-13 यूनिवर्सिटीज़ के, वो सुबह उठ के ना हमें ऐसे छू के ऐसे करते थे, वो यू आर रिफ्लेक्शन ऑफ बुद्धा। वो हमें ऐसे तबर्रक के तौर पे सुबह उठ के ना हाथ लगा के चूमते थे। आप उस रीजन में बैठे हैं जहाँ पे हिंदुइज्म का काबा है, मुझे कहने दे जरा। नहीं सही मतलब ये कि इतना बड़ा ट्रेयर है। अभी आपने देखा ना कॉरिडोर खोला, ये करतारपुर कॉरिडोर, कितना एक पॉजिटिव हमारा इमेज गया। इसी तरह से 2-3 कॉरिडोर आप और खोलें और जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं उन्हें ज़रा प्रिजर्व कर लें। अच्छा, कटास राज आपके पास है, अच्छा गुरु नानक की जो जन्मभूमि आपके पास है, अच्छा फिर ये कि पीर पंजा आपके पास है, अच्छा पंजा साहब। आप ये देखें कि इतने बड़े ट्रेयर्स होने के बावजूद हम डिफेंसिव हुए पड़े हैं 2 वजहों से। एक ये कि यार हमारा इस्लाम ख़तरे में होगा, दूसरा ये कि यार हम किसी दूसरे मज़हब को क्यों प्रमोट करें। अरे भाई दूसरा मज़हब छोड़ें, वो दूसरा आइडिया है, वो ये इस माशरे का प्रोडक्ट है और इस माशरे के फर्टाइल होने की एक अलामत है। यानी कोई माशरा ज़हनी तौर पर रिच होगा तो वो कोई आइडिया प्रोड्यूस कर सकता है ना। और इसी तरह से मतलब आप सिर्फ इस्लामाबाद में जो बंदा, मैं जो डिजिटाइजेशन ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहा था या टूरिज़म की, कि जो बंदा इस्लामाबाद में एंटर होता है, आप एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना दें कि जी इस्लामाबाद में ये 50 साइट्स हैं, ठीक है जी, यहाँ ये आपसे इतने फासले पे है, ये आपसे इतने फासले पे है, ये आपसे इतने फासले पे है, इतने फासले पे। वो जाते जाते भी कहेगा यार मेरे रास्ते में मरी जाते हुए मेरे रास्ते में 4 साइट्स आ रही हैं, मैं ये क्यों ना विजिट करता जाऊँ। ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। अच्छा, आप इकोनॉमिकली, मैं कहता हूँ जी पूरा मुल्क हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, रिलीजियस टूरिज्म ओपन कर दें, पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ से यहाँ बूस्ट कर जाएगी। ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे गवर्नमेंट को, हमारे डिसीजन मेकर्स को ये बात रियलाइज करनी चाहिए। सर, एक तरफ अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास इतने ज़्यादा जो है वो रिच हैं, हम पाकिस्तानी जो हैं वो, पाकिस्तान का कल्चर भी रिच है और पाकिस्तान में ये मजहबी सियाहत भी बहुत ज़्यादा रिच है। अगर हम इसको फ़रोग दें तो क्या इस्लामोफोबिया वाली चीज़ जो है वो उसको काउंटर कर सकते हैं हम? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा सवाल है जी। देखें, ये तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें काउंटर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ने 5 बड़े मज़ाहिब, 5 बड़ी तहजीबों को हमने जन्म दिया। 9000 साल पुरानी तारीख़ है हमारी। दुनिया को तो अभी सैकड़ों सालों में फंसी हुई है। 9000 साल पुरानी तारीख़ के ख़जाने को हम इग्नोर किए बैठे हैं। मेहरगढ़ की तहजीब उठाएँ, हड़प्पा की तहजीब उठाएँ, इंडस वैली उठाएँ, गंधारा उठाएँ। यार इतना रिच तो किसी के पास कोई ख़जाना हो, वो तो उसको क्या है पूरी दुनिया में इस तरह से फ़रोग़ दे। और ये जो वैरायटी है, अगर आप मसलन, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे सिलेबस में भी जो इन 5 मज़ाहिब के हैं ना, उनको आप इंक्लूड कर लें। और आपका बच्चा जब हिंदुइज़्म के बारे में पढ़ेगा, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेगा, सिखिज़्म के बारे में पढ़ेगा, तो एक तो उसकी थॉट में एक डाइवर्सिटी आएगी, दूसरा उसमें अडॉप्टेबिलिटी आएगी, उसमें अडेप्टेबिलिटी आएगी, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी आएगी कि अच्छा यार हम वी नीड टू को एग्जिस्ट, बजाय इसके कि ये अब हम इस फ़िरका वारियत में पड़ गए कि शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी। हमें तो इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है। और मैं आपको ये एक पॉइंट और अर्ज़ करूँ कि 1,24,000 पैगम्बर आने का ऐलान, हमारा ईमान तो है ना। कुरान पाक में 20, 25, 50 हमें मिल जाएंगे, तारीख़ में हमें 60-70 मिल जाएंगे। और बाकी भाई 1,23,999 जो हैं वो कहाँ हैं? ऐन मुमकिन है बुधा उन प्रोफेसीज़ में से हों, कन्फ्यूशियस उन प्रोफेसीज़ में से हों। ऐसे ही मतलब है कि आप थोड़ा सा इसे हमें
वसी करके पैमाने को जो है ना जरूरत है, और वो सोचने की जरूरत है। ये इस्लाम का ट्रेजर है, ये पाकिस्तान का खजाना है, और मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ा इजी आप इसे सिक्योर। अच्छा, आपने सर डॉक्टर साहब एक चीज़ मेंशन की, हम लोग ज़रा स्टेप्स की भी साथ साथ बात कर रहे हैं ना, डिजिटलाइजेशन एक अमल है, दूसरी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से और क्या स्टेप्स हैं और वो हाईलाइट करें? आप इसमें वर्चुअल टूरिज्म बढ़ा देना, मतलब है कि आप यहाँ पे बैठे हुए आप कहते हैं कि जी मस्जिद नबवी की सैर करें जी, आप अपनी साइट्स को वर्चुअल टूरिज्म पे ले आए, लोग देखेंगे, उनमें एक लाइकिंग आएगी कि यार इसे तो जाके देखना चाहिए। हाँ। आप ये देखें कि इस्लामाबाद को हम ये समझते हैं कि जी 1960 में बना, 1960 से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। अच्छा, और यहाँ पे अल्लाह देता केव, हाँ अल्लाह देता केव 5000 साल पुरानी इसकी तारीख। अच्छा, और दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि ये कितना ज़रूरी है कि हम लोग बाहर से जिस तरीके से अभी कॉन्फ्रेंस में बुद्धिस्ट लेकर आए थे, उसी तरीके से तमाम जो यहाँ पर मज़ाहिब मौजूद हैं इनसे रिलेटेड लोगों को इन्वाइट भी करें और उनको बुलाएं खुद, ठीक है, और वहाँ यहाँ पर ला के उनको ये चीज़ें दिखाएं, ये कितना ज़रूरी है? ये भी देखें, आप अपने प्रोडक्ट्स को आपने मार्केट करना है, हाँ। आपने इनकी ब्रांडिंग करनी है। सही बात है। पहले आप जरा इकोनॉमिकल वाइज भी आ जाए ना कि हमें क्या फायदा है। मैं ये कहता हूँ सबसे पहले तो हाफिज साहब आप इन्हें ऑन तो कर लें ना। हाँ। यानी आप नहीं सर, अब कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब कर लिया, नजर आ रहा है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक स्टूपा है, स्टूपा मतलब मैं आपको एक अर्ज करूँ कि 20 साल पहले हमने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में डॉक्टर दानी साहब जब हमारे उस्ताद थे तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे कायदे यूनिवर्सिटी में एक स्टूपा बना दो। मैंने कहा सर यहाँ तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, ये कहते हैं अच्छा यार मारे जाएंगे ना, बनाओ ज़रा। आज भी वो स्टूपा बना हुआ कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट एशियन सिविलाइजेशन में खड़ा है। हुआ क्या कि उसमें उनका चूँकि स्टूपा का कॉन्सेप्ट होता है कि चारों तरफ से नाग उसका पहरा दे रहे होते हैं, अगले दिन आके लोगों ने वो नाग शाग तोड़े, चूँकि वो बने हुए ज़रा सॉफ्ट थे, हमने फिर बना दिए। बात ये है कि वो स्टूपा बनाने से मैं बुद्धिस्ट तो नहीं हो जाऊंगा, लेकिन ये कि एक बुद्धिस्ट वर्ल्ड को ये मैसेज जाएगा कि यार मुस्लिम्स वो इस तरह से दूसरे मज़हब को बर्दाश्त है। हाँ जी, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जी आप दूसरों के झूठे खुदाओं को बुरा मत कहो ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा ना करें। सर ये बताइएगा मजहबी सियाहत से इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे किस हद तक बेहतर हो सकते हैं? बहुत आला। ये तो समझें कि अगर आप इस एस्पेक्ट पे आ जाते हैं ना कि आप सिखों को, आप बुद्ध मत वालों को, आप जैन मत वालों को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ऑब्स्टिनेसी होगी ना वो हिंदूज़ के साथ होगी, और मैं तो कहता हूँ कि उसे भी डाइल्यूट करना चाहिए हमें। आप इनके लिए रास्ते ओपन अप करते हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी एकदम से डाइवर्सिफाई हो जाएगी और आपके रिलेशंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, यानी आपको उसके बाद जापान, कोरिया, थाईलैंड, इधर चाइना, बाकी मुल्कों को ये जब ये पता चलेगा कि पाकिस्तान का इशू है तो वो ऑटोमेटिकली ही उसे सपोर्ट करेंगे। एग्जैक्टली। और इसे वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी फ़िक्र जो है वो बजा है, और आई होप कि सब इस पर तवज्जो दे रहे हैं, और अब ये फाइनली हमने कदम ले लिया है कि उन चीज़ों को हमने ऑन कर लिया और अब उनको आगे लेकर बढ़ेंगे, और यही मस्बत चीज़ है ताकि पूरा पाकिस्तान जो है वो मुत्तहिद हो जाए। और ये अगर फ़िज़ा हमारी नेशनल पॉलिसी में शामिल हो गई तो उसका इम्पैक्ट नीचे तक जाएगा, और ये एक्सट्रीमिज़म के अगर कोई वाक़यात या माइंडसेट सुनने को मिलते हैं तो उसमें बहुत हद तक जो है वो नफ़ी होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा प्रोग्राम का, तमाम सोशल हैंडल्स पे आप लोग प्रोग्राम को देख भी सकते हैं। मुझे को सुपर पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।